ऐसा भी होता है कि डायन ह्यूमंस को अपना मोहरा बना के काम करवाए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार ऐसी जगहों पे डायन लोगों के बीच में रहती है। उनको भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है और जब जरूरत पड़ती है तो हेल्प मांगने आपके पास आते हैं। बड़े सारे लोग डायन के थ्रू अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो उसको लेकर जाता है, वहाँ पे जाकर पोटली निकालते हैं, पोटली के अंदर 3-4 सोने की हड्डियां। राजवीर के मन में आता है लालच, ये तो इतनी सी हड्डी है, अगर मैं इस डायन को अपने कंट्रोल में करवा लूं तो अपन ऐसी और बहुत सारी हड्डियां से ले सकते हैं, सोना मिलेगा और अपन अमीर हो जाए। इस इंसिडेंट के करीबन 2 महीने बाद राजवीर की मौत हो जाती है। ऐसी भी किस्से कहानियां हैं जहाँ पे डायन इतने सालों बाद आके अपना बदला ले रही है। डायन अपनी शक्तियों को दोबारा एक्टिव करती है और बदला लेने जरूर आती है। वो एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी उसे प्रॉपर फील होता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, और एक बार घूम के देखती है तो उसके पीछे उसकी वही कजिन सिस्टर खड़ी हुई थी जो मर चुकी थी। तो एक बार फिर पॉपुलर डिमांड पे हमारे साथ हैं अक्षय और प्रिंसर। वेलकम अक्षय, वेलकम प्रिंसर। थैंक यू। डायन की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि डायन के ऊपर एक और एपिसोड बनाओ, डायन की एक और कहानियां करो। अभी हमारा मन नहीं भरा है तो हमने कहा क्यों नहीं एक बार करते हैं फिर से। डायने होती इतनी खूबसूरत है कि मन भरता ही नहीं है लोगों का। और कहानियां भी उनकी इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसान डर जाए। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम हमने बात करी कि डायन और मानव का युद्ध होता है। तो हमने देखा या तो मानव कुछ केसेस में किसी की हेल्प ले रहा है, तांत्रिक की या इसकी, और डायन को तांत्रिक वश में कर रहा है और डायनों से काम करा रहा है, या अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि डायन मानव को या ह्यूमंस को अपना मोहरा बना के चले या मोहरा बना के काम करवाए। होता है, जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब डायंस और जो जो भी एंटिटीज हैं वो पावरफुल होती है, उनको कभी ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी स्टोरी है जहां पर उनको भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हेल्प मांगने आपके पास आते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से। बहुत पुरानी कहानी, मतलब अभी की कहानी नहीं है ये आज से होगी शायद करीबन 50-60 साल पुरानी। ये उस एरा की कहानी है जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। मेजरली गाँवों में ट्रैवल करने के लिए लोग बैलगाड़ियां यूज किया करते थे। तो यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था आशा, और उनके हस्बैंड का नाम था राजवीर। और ये आशा जो थी, इनको आशा ताई बोला करते थे, क्योंकि इनकी जो फैमिली का वर्क था वो था डिलीवरीज करवाना, तो जिनको दाई माँ बोलते हैं। तो इनकी जो मम्मी थी वो भी गांव में डिलीवरीज करवाती थी, उनसे ही सीख कर इन्होंने भी, परफेक्ट हाथ था इनका। क्योंकि उस टाइम डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं होता था, तो जो भी केस कॉम्प्लिकेटेड होता था सब लोग आशा ताई के पास ही पहुंचते थे। आशा ताई जितने भी केस कवर करती थी उसमें अपनी छोटी बहन थी सावित्री, उसको भी अपने साथ में लेकर जाया करती थी। ये यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, ये जो हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे शेयर किया था, ये उनकी नानी थी। जो सावित्री जी की हम बात कर रहे हैं वो इनकी नानी थी। और इनकी नानी हमेशा इनको एक कहानी सुनाया करती थी सोने की हड्डी की, कि बेटा हमारे घर में सोने की हड्डी है, ऐसा है। अच्छा, ये थोड़ा मैं और आपको बैकवर्ड लेकर चलता हूँ। ये सब कब शुरू हुआ, कब कैसे पता लगा इनको, जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी। इनकी नानी की डेथ हुई। डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उनके रिचुअल्स हुए। रिचुअल्स होने के बाद जनरली हमारे यहाँ होता है कि जो जिसकी डेथ हो गई उसका सामान निकाला जाता है और उस सामान को प्रवाहित करते हैं हम लोग, उनके या तो चिता के साथ जलाते हैं या फिर जब हरिद्वार लेकर जाते हैं तब वहां पर प्रवाहित कर देते हैं। तो जब इनके बच्चे वो सामान का बक्सा खोला, सामान निकाला, तो सामान के अंदर एक पोटली के अंदर उनको सोने की हड्डियों के टुकड़े मिले। तो सोने की हड्डियों के टुकड़े मिलते ही सारे घर में मच गया, अरे ये तो वाकई में सच बोलती थी अम्मा। मतलब अम्मा नहीं बोल के आई थिंक महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, तो आई बिल्कुल सच बोला करती थी। तो ये जो बच्ची थी जिसने स्टोरी शेयर की, उसने बोला अपने मामा से कि मामा क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि आई हमेशा हमको एक कहानी सुनाया करती थी कि उनको किसी ने सोने की हड्डियां दी थी, और वो सोने की हड्डियां आज भी हमारे साथ हैं। वो है, लेकिन उन हड्डियों के साथ बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वो कहानियां भी हमें बताती थी, लेकिन हम सोचते थे कि यूं ही मनोरंजन के लिए ऐसी कहानी बना के सुनाती है। लेकिन अब तो आई चली गई है, लेकिन ये जो स्टोरी है बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा कि स्टोरी क्या थी ये बताओ। तो उन्होंने वो स्टोरी बताई कि तुम्हारी नानी जो है उनकी बड़ी बहन और ये दोनों बेसिकली दाई का काम किया करती थी। तो एक रात की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और जो आशा ताई थी उनको बहुत तेज फीवर था। तो वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, उनके हस्बैंड थे। अच्छा, सावित्री उनके साथ में रहा करती थी। उस टाइम तक इनके जो मामा थे और इनकी जो मम्मी थी, मतलब 2 बच्चे थे उनके, उनका बेटा और एक बेटी थी। तो ये सब भी वहीं पे छोटे-छोटे थे। तो इनके रात को करीबन 10-11 बजे के आस-पास बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, और उनके गेट के ऊपर नॉक होती है, धड़-धड़-धड़ बहुत तेज़ से गेट बजाते हैं। आशा ताई गेट खोलो, आशा ताई बहुत ज़रूरी काम, आशा ताई गेट खोलो।
तो आशा ताई अपने हस्बैंड को भेजती है, देखो कौन है बाहर जाके। तो राजवीर गेट खोलता है, तो सामने एक लेडी खड़ी हुई थी, उसने बिल्कुल काले रंग की साड़ी पहनी थी, उसका घूंघट यहाँ तक था। और गेट खोलते ही पूछता है, क्या हुआ, क्या काम है? तो बोलते आशा ताई कहाँ है? आशा ताई को बुलाओ। तो बोलता आशा ताई की तबीयत बहुत तेज खराब है, उनको बहुत तेज फीवर है, तो वो नहीं आ सकती। बोलो क्या काम है? तो बोलती मेरी बहन बहुत मुसीबत में है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सिर्फ आशा ताई है जो उनको बचा सकती है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आशा ताई नहीं आ पाएगी, वो बहुत दिक्कत, वो उनको बहुत तेज फीवर है, वो अगर उठ ही नहीं सकती बेड से। तो बोलते कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए आशा ताई को आप बुलाओ, वरना मेरी बहन मर जाएगी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो उठ के आशा ताई आई जाती है उसकी बातें सुनकर। तो पूछती है कि क्या हुआ? तो बोलती है कि मेरी बहन को बच्चा होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बहुत ऐसी दिक्कत है, आप ही उसे बचा सकती हो। तो बोलती है यार देख मेरी हालत देख, मैं चली गई तो मैं ही मर जाऊंगी, मैं तो नहीं जा सकती। तो एक काम कर, अगर इतनी दिक्कत है तो तू मेरी बहन को ले जा। तो बोलते नहीं नहीं, उसको आपकी बहन नहीं संभाल पाएगी, आप ही संभाल सकती हो। तो बोलते ऐसी बात नहीं है, जैसा मेरा हाथ है उसका हाथ हो चुका है, वो भी परफेक्ट है, मेरे को पूरा विश्वास है, तू जा, वो संभाल लेगी। तो उसको कन्विंस करती है कि तू मेरी बहन को ले जा, और साथ में अपने हस्बैंड को भेज देती है, अकेले नहीं भेजेगी रात को। तो इस तरह से राजवीर और सावित्री उस लेडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके घर से करीबन 10-20 कदम दूर बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। बारिश का टाइम था, अंधेरा था, बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये दोनों जाते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी पे वो तिरपाल लगा हुआ था, इससे बारिश उसमें अंदर नहीं आती। तो पहले सावित्री बैलगाड़ी पे चढ़ती है, और फिर वो जो लेडी होती है वो बैलगाड़ी पे चढ़ती है। तो बैलगाड़ी पे चढ़ते चढ़ते राजवीर की नजर एकदम से उस लेडी के पैरों पे पड़ती है, तो उसके पैर घूमे हुए थे। वो देखते ही वो समझ जाता है कि ये तो कुछ और मामला है। लेकिन अब वो क्या करे, सावित्री अंदर जाकर बैठ गई थी, और उसे डर था कि अगर वो अभी कुछ करेगा तो हो सकता है कि वो इनको नुकसान पहुंचाए। तो वो चढ़ने से पहले बोलता है कि मैं टॉयलेट हो आता हूँ, फिर बाद में रास्ते में तो हो नहीं पाएगा। तो वो जाता है, छाता ले ही रखा था उसने, वो जाके साइड में और टॉयलेट करना शुरू करता है, और वही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार तो उसको लगा कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, तो उसको लगा मैं भाग गया तो फिर सावित्री का क्या होगा। तो ये सब सोच ही रहा था कि सोचते सोचते उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। पीछे घूम के देखता है तो पीछे कोई नहीं था। और जब सामने वापस खड़ा होता है, और बस खड़ा होके मतलब ये मान लो कि सोच ही रहा था, इतने में वो जो लेडी थी उसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है, और सामने खड़ी होकर वो अपना जो पल्लू होता है वो हटा देती है। अब जैसे वो पल्लू उठाती है, उसके सामने इतनी सुंदर औरत थी, मतलब उसने लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी इस औरत को। और उसको देखते ही बस वो देखता रह गया, सम्मोहन हो गया था। उसके बाद उसने उससे बोला अब चलें। इतना बोलते चुपचाप बिना कुछ बोले वो चला गया, जाके चुपचाप उस बैलगाड़ी के अंदर बैठ गया। वो औरत बैठी और बैलगाड़ी चलना शुरू हुई। अब बैलगाड़ी चले जा रही है, तो सावित्री राजवीर को देखे, राजवीर बैठा हुआ बस उस औरत को देख रहा हो। उसने आपस में पल्लू रख लिया था, उसके सामने बैठी हुई थी दोनों के, और बैलगाड़ी चले जा रही थी, और वो देख रही राजवीर को कि इसको क्या हो गया, कभी भी इतना चुपचाप जीजा जी बैठते नहीं है, हमेशा बातचीत करते रहते हैं। तो लगा हो सकता है चलो ये अननोन औरत है तो सामने बोल नहीं रहे होंगे। चल रही है बैलगाड़ी, वो देख रही है कि बैलगाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, नॉर्मल बैलगाड़ी चलती है उससे कहीं तेज वो बैलगाड़ी चल रही है। फिर रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां से रोशनी बन रही थी, तो तिरपाल से गैप होता है वो देख रही थी। तो देखा कि जहां से बैलगाड़ी गुजर रही थी उसकी नजर पड़ी, तो बैलगाड़ी की परछाई बन रही थी। और उसमें पूरी गाड़ी की परछाई थी, लेकिन आगे बैल की परछाई नहीं बन रही थी। मतलब उस बैलगाड़ी में बैल थे ही नहीं। उसको देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती कि ये क्या चक्कर है। अब उधर देखती है राजवीर को, उधर उसके उसको प्रोसेस करती है, समझ जाती है कि कुछ ना कुछ चक्कर है। वो समझ जाती है कि औरत सही नहीं है। थोड़ी देर तो वो शांत रहती है, वो बार बार अपने जीजा जी को बोलती है कि जीजा जी क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ पता है, आप पूछो तो सही इससे। वो कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वो समझ जाती है कि इस औरत ने उसको कंट्रोल कर लिया, कुछ ना कुछ किया, तो वश में कर लिया है वश सर। में कर लिया है। तो उससे पूछती है कौन है तू? तो कुछ नहीं बोलती है। बोलती तू बता कौन है, और तूने जीजा जी को क्या किया है, और हम कहाँ जा रहे हैं, हमको उतार यहीं कहीं। तो बोलते चुपचाप बैठी रहो। तो बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं चलती गाड़ी में से कूद जाऊंगी, तुम बताओ तुम कौन हो, हमें कहाँ लेके जा रही हो। तो बोलते चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें मेरी बहन की जान बचानी है, मेरी बहन दिक्कत में है, तो मैं सिर्फ इसलिए लेके जा रही हूँ, चुपचाप बैठी रहो। लेकिन सावित्री भी अड़ गई थी कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हमको उतार यहीं कहीं पे। इतना करते इतने में वो एकदम से अपना वापस से पल्लू उठाती है। तो पल्लू उठाती है तो वही सुंदर की सुंदर औरत बोलती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो, इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तुम इंसान तो नहीं हो। अगले मोमेंट पर वो अपना असली रूप दिखाती है, बिल्कुल खतरनाक सा चेहरा, डरावना उसका, और देख के उसकी चीख निकल जाती है एक बार तो। और फिर उससे बोलती है कि मैं एक डायन हूँ, और मेरी बहन बहुत मुसीबत में है, चुपचाप बैठी रहे, तुझे और इसको कोई नुकसान नहीं होगा, चुपचाप मेरे साथ चल, हमारा काम कर, मैं तुम्हें सही सलामत वापस छोड़ के आऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है।
अब उसको समझ में आ गया था कि अब वो ज्यादा चिल-पाव करेगी तो दोनों का गेम हो सकता है यहाँ पर, तो बिल्कुल शांत बैठ गई और वेट करने लगी। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद वो बैलगाड़ी रुकती है एक जगह पर जाकर। वो रुक के उतरते हैं तो उतर के देखते हैं बिल्कुल बंजर ज़मीन, बिल्कुल जैसे शमशान की राख फैली होती है ना, बिल्कुल काली मिट्टी फैली हुई है और सामने एक घर है जिसके अंदर वो आग जली हुई है, जिसकी वजह से रोशनी हो रही है। वो बोलती है चल अंदर। तो वो बोलती है राजवीर को चलो जीजा जी, तो बोलती है इसको यहीं रहने दे, तू मेरे साथ चल। और उसको डर भी लगे कि डायन के साथ उसे घर में कैसे जाऊँ? जीजा जी तो पीछे बैठ गए रह गए। फिर भी वो हिम्मत करके जाती है, उसके साथ-साथ जाती है, अंदर घुसती है। तो अंदर घुस के देखती है तो घर ठीक-ठाक सा एक घर था और एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने बोला अंदर ले जाके कमरे में नीचे मैट वो बिछा रखी थी दरी, उसके ऊपर एक लेडी लेटी हुई थी और बोलती है कि ये मेरी बहन है, इसके ये मतलब इसकी डिलीवरी होने वाली है और इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी, तू देख। तो जाती देखती कि वो औरत जो थी वो उससे भी डरावनी, भयंकर, और वो उसको हाथ लगाने में डर रही। तो वो समझ गई कि ये डर रही है इसका चेहरा देखकर, तो उसके मुँह पर कपड़ा ढक देती है। कपड़ा ढकने के बाद उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, वो उससे बोलती है कि देख, तू घबरा मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तू मेरी बहन को बचा ले। अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुमको बिल्कुल सही सलामत घर पहुँचा दूँगी। तो वो जाती है, उसका पेट चेक करती है, तो बोलती है कि इसका तो बच्चा अटक गया है। बोलती है वो तो मुझे पता है इसलिए तुझे बुलाया है, तो इसको सही कर। तो वो थोड़ा चेक करने बोलती है कि मुझे तेल चाहिए, तुम तेल ला के दो गरम। तो उसको गरम तेल ला के देती है, उसका उसके पेट की मालिश करती है। मालिश कर-कुरा के पूरे बच्चे को सेट करती है और उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाती है। डिलीवरी करवाते ही एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की को हाथ में उठाती है तो वो उसको देखती रह जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा था। बिल्कुल नीली-नीली आँखें, बिल्कुल सफ़ेद शरीर और बोलती है कितनी सुंदर बच्ची है। वो भूल गई थी कि वो कहाँ बैठी है, एनवायरनमेंट को ही भूल गई। इतनी सुंदर बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी कि बच्ची कितनी सुंदर है। तो बोलती है हाँ, ये एक डायन की बेटी है, इसलिए सुंदर तो होगी। उधर से वो जो नीचे लेटी हुई थी उसके चेहरे पे से कपड़ा हटाती है तो वो भाई साहब उस वाली से भी और ज़्यादा सुंदर। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि जो अभी बिल्कुल से डरावनी औरत थी वो बिल्कुल इतनी सुंदर हो गई है। तो असली रूप उन्होंने उसको पहले देख लिया और अब जो उनका जिस फॉर्म में वो दिखती थी दुनिया को वो देख ली थी। उसके बाद वो जो लेडी इसकी डिलीवरी होती है, थोड़ी देर बाद सेटल होती है, वो उठती है और उसको उठकर बोलती है कि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मेरी तो बहुत ठीक है पर तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें सही सलामत हमारे घर पहुँचा दो। तो बोलती है नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अपने सही सलामत घर पहुँचोगी, लेकिन गिफ्ट तो मैं तुमको दूँगी। तो वो सावित्री को उसको उसकी बहन को इशारा कर देती है, वो इनको वापस लेकर जाती है। जाते टाइम भी पूरे रास्ते राजवीर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। फिर इनके घर से थोड़ी दूर वो गाड़ी को रोक देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलती है तुमने इनको क्या किया है? ये चुपचाप बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो बोलती है इसकी चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं हुआ है। ये सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा बस। तो बोलती है अच्छा ठीक है, वो उनको उतार लेती है। जाते-जाते उसको बोलती है सावित्री को रोक के कि सुनो, ये पोटली तुम रख लो और इस पोटली को भी खोलना मत। इसको कल सुबह ही तुम खोलना, है ना? और बाकी तुम घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चली जाती है, वो अपनी बैलगाड़ी लेके निकल लेती है। अब देखो कोई कितना भी कह ले, जब आपको किसी डायन ने कोई सामान दिया है, तो आप तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आया सामान कहाँ से? उसको लगा कि यार ये सामान मैं घर में तो लेके नहीं जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो रास्ते में हम उसके एक पेड़ था, उस पेड़ के कोटर के अंदर वो कोटर मतलब वो छेद होता है ना, तोते वगैरह रहते हैं, उसके अंदर वो पोटली को डाल के और अपने जीजा जी को लेकर आ जाती है। आके वो रणवीर तो सीधा जाके अपने कमरे में सो जाता है, ये भी जाती है, थोड़ा सोचते-सोचते ये भी सो जाती है। सुबह उठती है, एक करवट लेती है, उसको कुछ चुभता है अपने यहाँ कमर के यहाँ पर, तो देखती है उठा के तो इतना सा हड्डी का टुकड़ा था सोने का। हुँ। तो जैसे वो सोने का हड्डी का टुकड़ा उसे दिखा, उसे लगा ये कहाँ से आ गया? तो उसने दिमाग लगाया कि रात को उसने एक पोटली दी थी उसने। उसे पोटली तो मैंने वहाँ रख दी, ये सब कैसे आ सकता है यहाँ पर? तो दिमाग चलाने लगी, फिर वो उठी, फिर राजवीर के पास गई। राजवीर से उसने पूछा, तो राजवीर बोला क्या हुआ? उसको याद नहीं था, उसको तो सम्मोहन करके सब इरेज़ कर दी थी उसकी मेमोरी। फिर वो बोलती है, "यार ऐसे काम नहीं चलेगा।" हिम्मत भी नहीं थी उसकी कि वहाँ चुपचाप चली जाए, तो क्योंकि सपोर्ट तो यही होता है किसी एक आदमी का, तो वो उसको बुलाती है जीजा जी को, सारी बात बताती है कि देखो अपन ऐसे गए थे, उस औरत ने आपको अपने सम्मोहन में कर लिया था। वो पीसेज़ ऑफ मेमोरी जनरेट कर रही थी। तो धीरे-धीरे उसका माइंड कनेक्ट होता है, राजवीर को लगता है कि हाँ यार, वो औरत थी, उसको उसने देखा था, वो बहुत सुंदर थी। तो बताती है कि हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमको वापस छोड़ के गई थी ना, तो मुझे वो एक पोटली देकर गई थी और ये देखो ये सोने की हड्डी मेरे बेड पे से निकली है। तो बोलता अच्छा कहाँ है वो पोटली? तो बोलती है वो पोटली तो मैंने पेड़ के कोटर में डाल दी। तो बोलता चल जल्दी चल। और उसको लेकर जाता है, वहाँ पे जाके वो पोटली निकालते हैं। उस पोटली के अंदर 3-4
हड्डियां वैसी होती, टुकड़े होते हैं, मतलब हड्डी पूरी नहीं होती, हड्डी का ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट, सोने की हड्डियां होती है। अब वो देखते हो, वो समझ जाती है दोनों के दोनों, वो बोलती है कि देखो उसने अपने को हड्डियां दी थी और ये हड्डियां सोने की हो गई। तो राजवीर के मन में आता लालच, अरे वाह ये तो बहुत सही है। तो बोलता है चल चल इसको घर ले चलते हैं, और ये बात तेरी बहन को मत बताना। तो ठीक है। अब जब ये हो गया तो अब राजवीर का दिमाग चलना शुरू, बिजनेस प्लान है ना, आदमी बिजनेस करने के मामले में थोड़ा आगे होता ही है। तो वो अपना प्लान बनाता है कि यार ये तो इतनी सी हड्डी है, अगर मैं इस डायन को अपने कंट्रोल में करवा लूं तो अपन ऐसी और बहुत सारी हड्डियां से ले सकते हैं, सोना मिलेगा और अपन अमीर हो जाएंगे। तो भाई साहब जाता है एक तांत्रिक के पास, तांत्रिक को भी डील ऑफर करता है कि ऐसे ऐसे करके हमको एक डायन मिली थी और हम उसको अपन अगर कंट्रोल में लेंगे तो सोना मिलेगा, आधा तू ले लेना आधा हम ले लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है, तांत्रिक भी डील में हो गया। सावित्री ने मना कर दिया कि नहीं ये सब नहीं करेंगे और आप भी सब मत करो, आपको पता भी है क्या है क्या नहीं, उसके पास कितनी पावरफुल थी। वो बोलते रहे कुछ नहीं है, अपने पास तांत्रिक ना सब कंट्रोल कर लेगा। पर फिर भी सावित्री पूरी तरह से इन नहीं थी उनके प्लान में। बट एनी हाउ उस तांत्रिक के थ्रू वो हड्डी को दिखाकर अपनी विद्याओं से जैसे करके उसने वो लोकेशन पता कर ली और अल्टीमेटली उस डायन को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। वो पकड़ लाया उसको और पकड़ के और तांत्रिक के पास उसको कैद कर दिया। और अब वो उससे पूछे कि बताइए हड्डी बनाने का तरीका क्या है, और हड्डी हमको बना के दे। पर वो मना कर दे कि नहीं बनाऊंगी, तुमको करना है जो कर लो। फिर एक दिन सावित्री को ले गए, वो सावित्री को पता नहीं था, तो उसने बताया कि चल तेरे को बताता हूँ, देख मैंने उस डायन को कंट्रोल में कर लिया। वो जाती वहां पर और जैसे ही सावित्री के सामने आई तो बोलती है कि तूने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुझे सोने की हड्डियां दी और तू इनके साथ मिलकर मुझे ही पकड़वा रही है। बोलती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये इन दोनों के इन्हें मिलकर किया है। बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब क्या है, उस घर के अंदर सिर्फ सावित्री गई थी, राजवीर नहीं गया था। राजवीर को आइडिया था कि उसकी बहन भी चुड़ैल है या डायन है। और उस इस पूरे प्रोसेस में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बहन है जो इसको बचाने आ सकती है। तो उसी टाइम पर मतलब जब सावित्री भी वहां पर थी तो उसकी बहन आ जाती है। उसने भी इसको ट्रेस किया कैसे करके लोकेशन, और उसकी बहन आती है। तांत्रिक तो भाग जाता है उसको देखते ही, उसको लग गया था कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बचते राजवीर और वो अपनी बहन को आजाद करवाती है और उसके बाद सावित्री को बोलती है कि सुन तूने मेरी मदद की थी एक बार, इसलिए तुझे एक बार छोड़ रही हूँ और इसको भी छोड़ रही हूँ, दोनों को। तुम इंसान और लालच में आ गए हो, इसलिए आज के बाद दोबारा कभी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने उस दिन हमारी मदद नहीं की होती तो मैं तुम दोनों को आज के आज मार देती। इतना बोल के अपनी बहन को छुड़ा के ले जाती है। ये इंसिडेंट होता है, सावित्री राजू को समझाती है हो गई तुम्हारी शांति, अब दोबारा इस लालच में मत पड़ना। वापस घर आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के करीबन 1.5 या 2 महीने बाद राजवीर की मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट के अंदर। और इधर सावित्री जो थी उसको आता है पैरालिसिस का अटैक। ये दोनों चीजें कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो जाती है। उसकी मौत होती है और उसके कुछ दिनों के बाद उनको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो पैरालिसिस का अटैक ऐसा होता है कि वो बोल कुछ नहीं सकती, पूरी बॉडी पड़ी है बेड पे, बेड रिडन है, बोल कुछ नहीं सकती, सुन सकती, समझ सकती, ये उनकी हालत हो गई थी। अब जो इनकी बहन थी आशा ताई, वो उनका पूरा ध्यान रखा करती थी। चलती रही चीजें, बहुत कुछ हुआ। फिर एक दिन की बात है कि आशा ताई कुछ काम कर रही थी तो सावित्री के पास आई कुछ पूछने के लिए। तो उस दिन सावित्री की बॉडी के अंदर कुछ हलचल हुई तो उसने पूछा अरे बात थोड़ा बहुत हलचल हुई, बोले तुम ठीक हो? तो उसकी आवाज भी निकली, खुसफुसाते उसने बात की कि दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो बोलती हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। बोलते एक राज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता लगे कि क्या था और क्या नहीं था। तो उसने बताओ क्या हुआ। बोले जीजा जी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। तो बोलती फिर कैसे। उसने बताया कि जैसे मैं वहां गई थी डिलीवरी करवाने, फिर वो पूरा इंसिडेंट बताया उसने कि अपनी बड़ी डायन ने उसने बहन को छुड़वा दिया, लेकिन जिया जी इतने लालची थे कि उन्होंने वापस से उस तांत्रिक के पास गए और विद्याएं करके वापस से उन्होंने उस डायन को पकड़ने की कोशिश की। और इस बार उस डायन ने कह दिया कि एक बार मैं तुमको माफ कर चुकी, दोबारा नहीं करूंगी। और अगले दिन जिया जी की मौत हो गई। उसके बाद वो डायन वापस मेरे पास आई, उसे लगता था कि मैं भी इसी में इन्वॉल्व हूँ और उसने मुझसे कहा कि उसको तो मैंने मार दिया है, तुझे मैं सिर्फ इसलिए नहीं मार रही हूँ कि तूने मेरी बेटी को बचाया था, लेकिन तुझे भी इस गलती का, तू भी इसका पूरा पूरा पार्ट है, तुझे भी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तब से वो पैरालिसिस अटैक पर थी। ये बात जब उनको पता चली तो उसने साथ साथ ये भी बताया कि वो हड्डियां अब भी मेरे बक्से के अंदर पड़ी हुई हैं। ये हड्डियां किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हड्डियां आशीर्वाद नहीं है, श्राप है।
क्योंकि जिसके पास भी जाएगी वो लालच करेगा, कुछ ना कुछ करके वो उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप ही इसको संभाल कर रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब बताने के आधे घंटे बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तब से वो हड्डियाँ इनकी नानी के पास यानी आशा ताई के पास प्रिज़र्व्ड थी और अब उनकी मौत के बाद इनकी फैमिली को वो हड्डियाँ मिली थी। तो जब इनको हड्डियाँ मिली तो एक बंदे को लगा ये सोने की हड्डियाँ हैं, बात तो सच है। पर सबका डिस्कशन हुआ फैमिली में कि क्या करें इनका? तो इनके जो कुलगुरु या पंडित जी जो होते हैं उनको बुलाया गया। उनको सारी बात बताई गई तो उन्होंने बोला कि देखो, इन हड्डियों को घर में रखने का कोई वो नहीं है क्योंकि ये तुमको नुकसान ही पहुँचाएगी। तो एक काम करो, इन हड्डियों को गलाओ, इनका सोना बनाओ और किसी मंदिर में दान कर दो। तो इस तरह से फिर फाइनली उनकी फैमिली ने उन हड्डियों को गलाया, गलाकर उसका सोना बनवाया और सोना बनवा के मंदिर में दान कर दिया। तो ये इनकी फैमिली हिस्ट्री थी। कहाँ जाकर इनकी नानी जो कहानी सुनाया गया जिसको सब कहानी समझते थे, वो एक सच्ची स्टोरी थी जो इन्होंने सफ़र की हुई थी। लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते, उसको कहानी समझते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता चला। अगर उनके जाने से पहले उनको पता चलता तो शायद और चीज़ें इनके सामने आती। बट ये इनकी फैमिली का एक सीक्रेट था, आप ये बोल सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये। इनफैक्ट इससे मुझे कुछ याद भी आया, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। मेरी शक्ति मेरे बेटे के अंदर है। 25 साल का होते ही मुझे फिर से जिंदा करेगा, मेरा बदला लेगा। तो अभी हमने ये जो क्लिप देखी, इसमें दिखाया है कि एक डायन 25 साल तक, जैसे इसमें तो ये था कि तुरंत तुरंत चीजें हुई और बदला ले लिया अपना, लेकिन जैसे तांत्रिक ने कैद किया डायन को, वैसे ही इसको भी, इस डायन को एक श्राप मिला। वो कह रही है 25 साल बाद मैं आऊंगी और अपना बदला लूंगी। तो ऐसा भी होता है, ऐसी ऐसी भी किस्से कहानियां हैं जहाँ पे डायन इतने सालों बाद आके अपना बदला ले रही है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि इस तरीके से होता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है देहरादून से, जहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर जो है वो हमें एक रिकॉर्डिंग भेजती है। हम उस पूरे इंसिडेंट को कवर करते हैं और उस पूरे इंसिडेंट में क्या था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमारी सब्सक्राइबर थी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा इन्होंने जो है स्कोर किया इस हिसाब से कि इनकी फैमिली हमेशा इन पे प्राउड फील करे। जिस देहरादून की यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर इनका काफ़ी नाम था। ये अपनी जो लॉ की स्टडीज़ कर रही थी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थी कि इन्होंने इस तरीके से स्पॉन्सरशिप ली है। ज़्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज़ से इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, तो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर थी और वहीं जो हॉस्टल था गर्ल्स का, उसमें सबसे टॉप फ्लोर इन्हें मिला हुआ था, जहाँ पर ये अकेली रहा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हॉस्टल में जैसे होता है कि बच्चे आपस में मज़ाक मस्ती कर देते हैं, तो रात के टाइम 12:30-1 बजे करीब जब ये अपने रूम में थी, पढ़-वढ़ रही थी, तो इनके हॉस्टल में एकदम से एक भौकाल सा मच जाता है, कुछ ऐसा कोहराम सा मच जाता है कि नीचे वाले फ्लोर पे एक लड़की जो है, वो वियर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रही है। वो पता नहीं हाथ उठा रही है, पैर उठा रही है, क्या कर रही है, जैसे वो पोसेस हो गई है। तो सारी लड़कियाँ जितनी भी थी नीचे वाले हॉस्टल की, वो सीधा हमारे सब्सक्राइबर के पास आती है और बोलती है, "दीदी ऐसे-ऐसे हो गया नीचे, एक बार चल के देखो।" तो जब ये सीनियर थी, जब सारे स्टूडेंट्स के साथ नीचे जाके देखती है, तो पता चलता है वो लड़की जो थी, वो उसकी रात को आदत थी हाथ-पैर हिलाने की। तो वो ऐसा था, उसके साथ होता था ये चीज़, तो जो उसकी रूममेट थी, वो देख के डर गई थी। अब क्या हुआ, जो रूममेट थी उस लड़की की, जो नीचे जूनियर हॉस्टल में थी, वो आती है, वो बोलती है कि, "दीदी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपके साथ सो जाऊँ?" तो उसने बोला, "बच्ची डरी हुई है, मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ? तो मेरा तो बनता है कि मैं थोड़ा जूनियर्स को सपोर्ट करूँ।" तो वो लड़की बोल देती है, "ठीक है, कोई नहीं, तू रात को यहीं पे सो जा।" तो जिस दिन ये रात को वहाँ पे रुकते हैं ना, इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी बन जाती है कि हँसी-मज़ाक चल रहा है और हम यहाँ घूमते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पर ऐसा है, बोटिंग वगैरह होती है, राफ्टिंग होती है, वो इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, वो जो लड़की होती है जूनियर, वो अपने रूम में पहुँचती है और आके बताती है कि वो लड़की तो ऐसे-ऐसे आज भी कर रही है। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करती है और ऐसे बोलती है कि दीदी प्लीज़ जब तक आप यहाँ पे हो, चाहे वो 2 महीने 3 महीने मुझे अपने साथ रख लो, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना और कोई भी रूम में अवेलेबिलिटी है नहीं, वरना मैं वहाँ पे रुक जाती। तो ये बोलती है यार कि ठीक है, मेरा इतना क्या ही मुद्दा है, जूनियर है, रह रही है, साफ-सफाई रखेगी, ठीक है। हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, ये इनने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो क्या होता है, सब्सक्राइबर जो है हमारी, वो जब बाहर पढ़ने जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि यार ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाली है, ड्रिंक वगैरह करती है,
रूम में स्मोक करती है, बड वगैरह मिल जाते हैं सिगरेट के। तो ये बार बार उसे समझाती है जूनियर को कि देख तेरी इस चीज की एज नहीं है, तो कोशिश कर इन सब चीजों को अवॉइड कर। तो क्या होता था, जूनियर कभी कभी तो हाँ हाँ दीदी ठीक है। तो जो सीनियर थी वो जूनियर जो लड़की थी उसे इस तरीके से प्यार करती थी जैसे मेरी बेटी है, बहन है। लेकिन जो जूनियर थी वो इस चीज से इरिटेट होती थी कि मेरे बीच में रोक टोक क्यों लगाई जा रही है। मम्मी क्यों बन रही है फालतू में। हाँ, वो हमेशा जो हर किसी का कॉन्सेप्ट होता है कि माँ बनने की कोशिश कर रही है। फिर भी जो सीनियर थी वो हमेशा यही कहती थी कि छोड़ ना, तू इन सब चीजों को क्यों इतना दिमाग में डालती है। तो एक दिन क्या होता है, जो सीनियर थी उसके जो कलीग्स वगैरह जो पुराने फ्रेंड्स थे वो उसे बुलाते हैं कि यार हम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो तू भी आ जा। तो ये रेडी हो रही थी, तो जो जूनियर थी वो पूछती है इससे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये बताती है यार ऐसे ऐसे हमारी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और वहां पे मैं जा रही हूँ। तो ये बोलती है कि दीदी मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊंगी। जो जूनियर थी वो बोलती है कि मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊंगी, तो प्लीज मुझे भी लेके चल लो। बोलती है चल ठीक है, हो जा रेडी, लेकिन देख वहां पे थोड़ा सा कामली रहियो। वो तेरे से सीनियर्स हैं, वहां पे जाके कुछ भी ऐसा मत करियो कि मेरे ऊपर सवाल उठे। ये लड़की वहां जाती है और ये ओवर ड्रिंक कर लेती है जो जूनियर थी। तो ये क्या करती है, वहां 2-4 लोगों के नंबर भी ले लेती है। तो सीनियर जो थी उसे होता है कि ठीक है यार, हो जाती है दोस्ती ऐसे अगर आपस में बैठते हैं तो जो बताने वाली है वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। ये जो जूनियर थी ये भाई साहब पी लेती थी, पहले भी ड्रिंक करती आ रही थी। तो इनके बीच में हमेशा इस चीज का कन्फ्लिक्ट चलने लगता था। जो सीनियर थी वो जूनियर को बोलती थी यार मत किया कर, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और तू मेरे फ्रेंड सर्कल में उनसे मैसेजेस पे बात कर रही है, वो तेरे से बड़े हैं, तू उनसे छोटी है। तो ये भी यही कहती थी दीदी चलता है, मैं तो सिर्फ दोस्ती कर रही हूँ, कल को मेरे किसी काम आ जाएंगे, आप लॉ में हो, कल को मेरी कोई बात हो गई तो फिर वहां पे मुझे हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो सीनियर को कुछ टाइम बाद पता चलता है जूनियर जो लड़की है उसमें उसने क्या करा, किसी इनके फ्रेंड से रिलेशन बिल्ड कर लिए। ये दोनों रिलेशन में आ गए। ठीक है, वो जो दोस्त था वो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया क्योंकि उसे भी एक रिलेशन मिल गया है। तो वो नहीं चाहता था कि सीनियर को पता चले। आपस में फ्रेंड्स थे बट फिर भी डिस्कनेक्शन एक हो गया था। धीरे धीरे चीजें चलती रही तो क्या हुआ, जो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया कि यार एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा प्लान बन रहा था कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ घूमने। उससे पहले इनका जो कॉलेज था वहां से सारी इनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई थी, तो इन्होंने खुद को देहरादून के किसी और आउटर एरिया में सेटल्ड कर लिया था कि मैं फ्लैट वगैरह ले रही हूँ वहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो मैं ज्यादा परेशानियां चाहती नहीं हूँ। और वो जूनियर को भी बोल देती है कि यार थोड़ा ध्यान रखियो अपना। तो जूनियर यही बोलती है कि दीदी मैं अभी हॉस्टल में क्या रहूंगी, मेरे को भी वहीं ले चलो। तो इसने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जो जूनियर थी उसने, आप तो मेरी मम्मी जैसी हो, आप तो मेरी दीदी जैसी हो, आपने मेरा इतना ध्यान रखा है, जब भी कुछ होता है हमने सामना दोनों ने मिलके करा है, ऐसा है वैसा करके। लेकिन जो एक चीज थी वो ये था कि जो हॉस्टल था उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। अब जो जूनियर थी वो ये सोच रही थी कि मुझे इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल जाएगा तो मैं कभी भी आ रही हूँ, कभी भी जा रही हूँ, किसी को भी ला रही हूँ। और इसे ये भी पता था कि कल को जो सीनियर है इसकी जॉब लग जाएगी तो मेरे पास फ्रीडम ज्यादा आ जाएगी कि इसके पीछे से मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हूँ, ऐसा है वैसा है। तो ये बाहर शिफ्ट होती है और जूनियर भी इसके साथ साथ हो लेती है। अब जो सीनियर है उसका प्लान बनता है कि मैं अपने घर वालों के साथ भाई पुरी जाऊंगी, ओडिशा पुरी में दर्शन करने हैं मुझे और बहुत सारे लोकेशंस पे जाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ये जो सीनियर है ये निकलती है और जब ये ट्रेन में अपने घर वालों के साथ होती है तो अचानक से फोन चेक करती है कि 2-3 दिन हो गए हैं इसे घूमते हुए। तो मैसेज आता है जो जूनियर है कि दीदी उस जो लड़का है उसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया गलत तरीके से। तो भाई इसका सीनियर का दिमाग घूम जाता है कि ये तो मेरी बहन जैसी है और ये जो एलिगेशन लगा रही है तो बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन है। तो वो बोलते हैं कि चल मैं आके बात करूंगी, लेकिन सीनियर से रहा नहीं जाता क्योंकि ये एक ऐसा था कि एस्केलेशन बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएंगी। तो इसने सीनियर ने क्या करा, उससे बात करी जो अपना फ्रेंड था कि भाई ये तेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही है और अगर तूने कुछ ऐसा करा है तो मुझे बता दे। तो बोलता देख अभी मैं कहीं पे हूँ, मैं तेरे से कल बात करता हूँ और कल मैं तेरे को पूरी हकीकत बताऊंगा है क्या। अब इवनिंग में क्या होता है, रात के 12-12:30 बजे जब ये कहीं पे स्टे कर रही थी, सीनियर के पास ऑनर का कॉल आता है कि भाई तुम्हारे फ्लैट पे आए दिन पार्टी हो रही है, पिछले 3-4 दिन से जब से तुम नहीं हो, रात को हंगामा मच रहा है, कंप्लेंट हो रही है, तुम कर क्या रही हो। तो सीनियर जूनियर को फोन करती है कि भाई क्या चल रहा है, तुमने इसलिए फ्लैट मैंने तुम्हें दिया था या इसलिए चाबी तुम्हें दी थी कि तुम ये सब कुछ करो, कि तुम पार्टी करो पीछे से, या अभी की अभी उस फ्लैट को खाली कर दो, अगर नहीं कर सकती तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें धक्के मार के बाहर निकालो। तो वो जो जूनियर थी वो ड्रंक थी, बोली हाँ ठीक है, फोन काट दिया। तो भाई सीनियर को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा कि मेरा लिया फ्लैट, मैं रेंट दे रही हूँ, ये जूनियर थोड़ा बहुत दे के भी अगर रह रही है तो ये क्या रवैया है। अब अगले दिन अपने आप को काम करती है, अगले दिन उस वो दोस्त का आता है कॉल कि मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या है। तो भाई वो दोस्त बताना शुरू करता है
कि तू अपने बड़े पापा की सबसे प्यारी बेटी है ना? वो बोलती है हाँ, मेरे बड़े पापा मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं भाई, ठीक है, वो पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। तो ये बताता है जो लड़का था कि एक दिन पार्टी में आई थी और ये वहां पे बोलने लगी तेरे बारे में कि अपने बड़े बाप को लूटती है, ये करती है, वो करती है। तो भाई इसका तो पारा चला गया सीनियर का हाई। इसने क्या करा, उस सिचुएशन पे सब कुछ सुनने के बाद जहां पे काम रहना चाहिए था वो नहीं रह पाई। इसने क्या करा, सीधा जूनियर को फोन करा और सीधा सीधा बोल दिया कि तेरे को शर्म नहीं आई ना, तूने उसके सामने मेरे बड़े पापा के लिए ऐसा बोला वैसा बोला, तेरे को एक बारी को सोचना चाहिए था, मैं हमेशा तेरी बड़ी बहन बन के रही और तूने मेरे साथ ऐसे विश्वासघात करा। तो क्या हुआ, अब इसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये जब अपने रूम पे पहुंचेगी तो क्या होगा। ये गुस्सा गुस्सा करके अपने रूम पे पहुंची और इसने देखा जो जूनियर थी अपना सारा सामान उठा के भाग गई वहां से। ठीक है, उस इंडिपेंडेंट फ्लैट में 2 BHK वो था। तो ये अपने कमरे में सोना शुरू करती है और यहाँ से इसके साथ अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। जैसे जिस बेड पे ये सोती थी रात को नीचे से टैप करने की आवाज आती थी। तो ये एकदम से देखती थी, यार क्या हो रहा है, क्या सीन है, पता नहीं चल रहा। अचानक से जो किचन होता था वहां से बर्तन गिर जाते थे, डस्टबिन अपनी जगह से इधर से उधर मूव हो जाता था। अब इसको ये चीज समझ नहीं आती थी कि सुबह कहीं पे ज्वाइनिंग कर ली थी, वहां चली जाती थी। जब भी शाम को आए देखे यार मैंने ये सामान यहाँ नहीं रखा था, ये यहाँ पे आया कैसे। और इवनिंग में डेली इसको ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया कि यार कमरे में कुछ तो गलत है यार, कि बार बार बेड के नीचे से टैप करने की आवाजें आ रही हैं। किचन कमरे में सिर्फ वही रहती थी और कोई नहीं था, सिर्फ अकेली। जूनियर वहां से जा चुकी थी। इसने उस जूनियर को कॉल भी किया था तो उसने पिक नहीं किया कॉल। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, मुश्किल से 1 हफ्ता बीता होगा। तो इसने क्या करा, अपने जो सीनियर्स थे ऑफिस के और अपनी जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्हें गेट टुगेदर के लिए अपने फ्लैट पे बुलाया। जब भाई वो फ्लैट पे आए तो उन्होंने क्या करा, सारी मतलब चीजें एक्सप्लोर करी कि बर्तन वर्तन निकालो, मैगी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो सीनियर थी उसके पास गिनती के 4 बर्तन थे जो डेली यूज में वो रखती थी कि आऊंगी फटाफट से दाल रोटी बना के खा लूंगी। उसने पुराने बर्तनों की तरफ नहीं देखा था, पुराने डस्टबिन की तरफ नहीं देखा था, बेड वगैरह में कुछ नहीं देखा था। तो जब ये बर्तन निकालना शुरू करते हैं तो उन बर्तनों के अंदर ब्लैक मैजिक की चीट्स मिलती हैं। चिट्स, हाँ, जिसके अंदर को डायग्राम बने हुए हैं, अरबिक उर्दू में लिखा हुआ है। और वही चीजें इसके क्या कहते हैं बर्तन के अंदर मिलती है, डस्टबिन के अंदर मिलती है। तो ये सारे हैरान हो जाते कि भाई ये सब चीजें क्या हो रही है। इसको बोलते कि तू अपना सारा सामान देखना शुरू कर। तो बुक खोलते, बुक के अंदर भी वो डायग्राम बने हुए हैं। जब ये बताती है कि यार मेरे साथ सबसे बड़ा इंसिडेंट तो ये होता है कि बेड के अंदर से टैप करने की आवाज आती है, तो ये बेड खोलते हैं, उसके अंदर से ब्लैक मैजिक का सामान निकलता है। पोटली बना रखी है, काली पन्नी के अंदर सामान रखा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग में बता रही है कि अक्षय मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो सामान निकल रहा था पता है कहाँ कहाँ से निकल रहा है, जो आप देखते हैं ना कर्टेन्स है, कर्टेन्स के ऊपर जो पाइप होते हैं उनके अंदर से चिट्स निकल रही हैं। इन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर करा, पुराने शूज के अंदर से चिट्स निकल रही हैं। भाई ये समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि किस लेवल पे जाने वाला है। तो इन्होंने क्या करा, पता तो चल गया था किसने करा है। इन्होंने उस जूनियर को कॉल करा, तो वो उस टाइम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो इन्होंने कॉल करा कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर ये सारा सामान मिला है, क्या तुमने रखा है। उस लड़की ने सिर्फ एक बात बोली कि अगर आपको लगता है मैंने रखा है तो प्रूफ करके दिखा दो, और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे पास यहाँ तक का रियल इंसिडेंट आया था बस। अब मैंने क्या करा, वो इंसिडेंट पूरा लाइव करा। तो इस लड़की से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई कि अब आप ठीक हो, ऐसे हो वैसे हो। तो एक दिन इसका मेरे पास कॉल आता है कि यार मुझे ना खुद को चेक कराना है कि मेरे साथ ये दिक्कतें चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। और रहती क्या थी, जैसे वो अपनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद दिल्ली आ गई। तो दिल्ली आने के बाद क्या होता था, उसको बार बार ऐसा लगता था कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है, रूम के अंदर कोई चल रहा है। हालांकि वो बहुत पूजा पाठ करती है दुर्गा माँ की, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है। पेट में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर में पेन, सुबह उठती थी चक्कर आना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। उसने मेरे को बोला कि अक्षय एक बार यार प्लीज किसी से कनेक्ट कराओ, मुझे चेक करना है। भाई मैं खुद प्रिपेयर नहीं था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। मैंने अपने एक साइकिक को बोला कि यार इसे ना चेक करना है। ठीक है, हमने पहले तो एक ऑफिस की लोकेशन सिलेक्ट की कि उसको ऑफिस में ही हम चेक करेंगे। तो जब साइकिक ने बोलना स्टार्ट करा ना कि अगर आपके अंदर कुछ ब्लैक मैजिक है तो जो हमारे है जो भी एंटिटीज वो उसे आगे लेके आओ, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस में ना वो तड़पना शुरू हो गई। हमें समझ में आ गया कि एकदम से होता ना वाइब्रेशन आ रही है, सांस नहीं ली जा रही। हमें पता चल गया इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, और अगर ऑफिस में ये हुआ तो ये ऑफिस में ही पोजेस हो जाएगी। ठीक है, रात को जैसे ही 8:30 बजे वो आई तो मेरे को कॉल आया कि अक्षय प्लीज आप कनेक्ट करवाओ। मुझे मॉर्निंग में हो नहीं पाया ढंग से क्योंकि ऑफिस में थी मैं।
अब मेरे को लग रहा था मजा आएगा, देखेंगे क्या देखने को मिलता है। पहली बार मैं तो आराम से वीडियो कॉल पे कनेक्ट हुआ, साइकिक मीडियम आए और उन्होंने बोलना शुरू करा कि अगर इसके साथ कोई एंटिटी है तो उसे पुश करना स्टार्ट करे, आगे लाना स्टार्ट करे। देखते देखते जो मेरे चेहरे की स्माइल थी ना, वो एक क्वेश्चन मार्क में बदल गई। ये लड़की जो अभी तक यूं बैठी हुई थी, मुस्कुरा के एकदम से इसका मुंह टेढ़ा हुआ और इसने आंखें बंद कर ली और अचानक से लड़की की ही आवाज थी और बोलना शुरू करा कि मैं तो इसके साथ पता नहीं कितने टाइम से रह रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से रह रहा हूँ, मुझे भेजा गया है। ओके, हम पूछने लगे क्या भेजा गया है? साइकिक मीडियम बार बार पूछ रहा है भेजा गया है मतलब? तो उसने बताया मतलब कि ये वीडियो कॉल पे हो रहा है जिसपे मैं हूँ, वो लड़की है, साइकिक मीडियम है, जहां पर मैं कनेक्ट करवा के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, वीडियो कॉल पे ये सारी चीजें होने लग रही है, जहां पर वो बार बार कि जो उसके अंदर की एंटिटी है जिन बोलने लग रहा है कि मैं इसके साथ हूँ, इतने टाइम से हूँ, मेरे को तो महीने हो गए रहते हुए और मेरे को भेजा है किसी ने। तो किसने भेजा? बार बार पूछ रहे, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। वो लड़की जो है उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने शुरू हो गए, लेकिन वो आंख नहीं खोल पा रही। वो बार बार बोल रही मैं आंख नहीं खोल पा रही, मैं आंख नहीं खोल पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन मार रहा है। और बीच बीच में वो एंटिटी आके बोल रही है कि नहीं छोड़ के जाऊंगा इसे, मैं तो छोड़ के जाना भी चाहता हूँ पर उसने मुझे भेज रखा है। तो भाई जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने ऑर्डर देना स्टार्ट करा कि हमारी जो भी शक्तियां, इन्हें पीछे पुश करो, इन्हें हटाओ वहां से, इन्हें रफा दफा करो। कम से कम 15-20 मिनट ये प्रोसेस चलता रहा, जहां पर कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है कहीं। और इस बीच क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, उस लड़की का फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बुरी तरीके से घबरा गया, मैं पोजेशन के बीच में क्या हो गया। तो मुझे पता चला साइकिक मीडियम के फोन में बैटरी कम थी, उनका स्विच ऑफ हुआ था। तो फिर दोबारा कनेक्ट हुए तो वो लड़की उसी पोजीशन में थी, बताना शुरू कर रहा था। वो जो एंटिटी थी वो बताना शुरू करती कि मेरे को भेजा गया है, अगर मेरे को भेजना है तो मुझे अच्छी तरीके से कहीं भेजो। तो क्योंकि वो बोल रहा था कि ना, जो एंटिटी थी जिन, वो बोल रही थी कि मैं इसके ऊपर से जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि वो एक डायन है जिसने मुझे इसके ऊपर छोड़ा हुआ है। माँ भगवती इसके साथ है, माँ दुर्गा इसके साथ है, वो साक्षात आके मुझे पीटती है, मारती है और मेरे को भेजने की कोशिश करती है, पर वो डायन मेरे को वापस यहीं बांध देती है। साइकिक मीडियम ने क्या करा, पूरी तरीके से प्रेशर लगा लगू के उसे भाई निकाल नुकूल के अपने जो शक्तियां थी उनसे भेज दिया। 8:30 से 9:30 का ये प्रोसेस चला, जहां पर वो बिल्कुल ठीक हो गई, लड़की होश में आई। होश में आने के बाद वो नॉर्मली बोलना शुरू करती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे लाइट फील हो रहा है। उस टाइम मैं अपने स्टूडियो में था, मैं घर गया। जैसे ही मैं 10:30 बजे पहुंचता हूँ घर पे, 10:30 बजे मैं गया, मैंने चेंज वेंज करा। 11 बजे अचानक से मुझे दोबारा कॉल आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आगे पीछे कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कमरे के बाहर कोई है, गेट के आगे पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है, प्लीज मुझे फटाफट से कनेक्ट करवाओ। अब मैं उनको कॉल करूँ तो साइकिक मीडियम अवेलेबल नहीं है। 3-4 कॉल करे, 5-6 कॉल करे, 7-8 कॉल करे, तब तक तो वो जो लड़की थी वो चिल्लाना शुरू करती है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पिन चुभ रही है, मुझे कोई यहाँ चुभा रहा, मुझे कोई यहाँ चुभा रहा, अक्षय प्लीज बचा लो, अक्षय प्लीज बचा लो। भाई मैं इस टाइम पे ऐसा बैठा हुआ हूँ कि यार ये क्या सिचुएशन होगी, भाई समझ नहीं आ रहा। मैं साइकिक मीडियम को दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 11:30 बजे कॉल पिक किया। 11:30 बजे जैसे ही उन्होंने कॉल पिक किया, मैं बोला भाई फटाफट से कनेक्ट करो, उसके साथ दिक्कत हो रही है। जैसे ही हमने कनेक्ट करा तो वो फिर दोबारा उसकी आंखें बंद हो गई और वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी कर रही है, मुंह से फूंक फेंकने की। तो वो साइकिक मीडियम वहां से बोले कौन है, कौन आया इसके ऊपर। तो वहां से फिर कोई फीमेल एंटिटी आ गई। वो अपनी पूरी कोशिश करे फीमेल एंटिटी को बार बार बोलने की, माता जी आप आगे आइए, हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे कीजिए, काली माँ हेल्प कीजिए और इसे हटाइए। वो एक डिस्कनेक्ट करते दूसरी आ जाती है, दूसरी एंटिटी आ गई जिन्नात की कि अभी 8:30 बजे हटाया। तो फिर पता चला हुआ क्या था, जब 8:30 से 9:30 जो प्रक्रिया चली थी जिसमें उस जिन को हटाया था, उस डायन को पता चल गया। उस डायन ने डायरेक्टली वार करने शुरू कर दिए। दूसरी एंटिटी को हटाया तो क्या हुआ, अचानक से वो जो डायन थी वो हमारी सब्सक्राइबर से कनेक्ट हो गई और सीधा उसे बोल दिया कि तेरे को मैं लेके जाऊंगी, तू कितनी ही हटा ले, कितनी ही एंटिटीज हटा ले, जितनी तू हटाती जाएगी उतनी मैं भेजती जाऊंगी। हमारी सब्सक्राइबर खुद हमें ये वीडियो कॉल पे बोल रही है कि वो बोल रही है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे लेके जाएगी, मुझे लेके जाएगी। और हम यहाँ से बोल रहे हैं कि आप फटाफट एक काम करो, अपने घर मतलब मंदिर जो है उसमें जोत जला लो। मैं अभी बता रहा हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो हमने बोला कि फटाफट से जोत जलाओ। वो लड़की उठी, रोते रोते उसने जोत जलाई। उसे बोले माँ भगवती का पाठ करो, माँ दुर्गा का पाठ करो। वो हमारे सामने दुर्गा माँ का पाठ कर रही है और अचानक से फिर यूं करते करते फिर आंख बंद हो गई। आंख बंद होती फिर दोबारा एंटिटी। अब साइकिक मीडियम और मेरे आगे चैलेंज ये था कि रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इसको कैसे ठीक करा जाए। लगे हुए हैं, एक एंटिटी हटा रहे, दूसरी आ रही है, दूसरी हटा रहे, तीसरी आ रही है, तीसरी हटा रही, चौथे आ रहे। तो फाइनली
साइकिक मीडियम ने क्या करा, अपना पूरा जोर लगाया कि एक काम करो, उस डायन से कनेक्ट करो। अब जैसे ही वो साइकिक मीडियम डायन से कनेक्ट करते हैं तो भाई उसने पूरी शील्ड बना रखी थी अपने आगे जहां भी वो बैठी हुई थी। मुझे एरिया का नाम भी पता है बट मैं रिवील नहीं करूंगा उसे। उस डायन ने अपने पीछे पूरी शील्ड बना रखी थी और वो डायन अब हमारे साइकिक मीडियम से कनेक्ट हो गई। और साइकिक मीडियम बोलते क्या चाहती है तू? वो बोलती है कि इसने मेरी बच्ची को परेशान करा, मतलब वो जो जूनियर थी कि मेरी जानने वाली को परेशान करा, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी इसे मैं लेके जाऊंगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये लड़की बार बार चिल्लाए कि मेरे पिन चुभ रही है, मुझे बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, मेरे पैर पर निशान आ रहे हैं, मुझे यहाँ से लग रही है, वहां से लग रही है, और ये डायन और इनका कंपटीशन चल रहा है और मैं बैठ के देखने लग रहा हूँ। ये बार बार बोल रहे हैं कि माता जी इसकी शील्ड तोड़ो, माता जी इसका कवच तोड़ो, वहां से वो लगी हुई है, बार बार इसके पिन चुभ रही है, पिन चुभ रही है, निशान जहां पे पिन चुभे वहां ब्लैक डॉट आ जाए। वो मैं साक्षात देख रहा हूँ इस चीज को कि मेरे को जहां चाह दिख रहा है गले पे लग रही है तो यहाँ ब्लैक डॉट आ जाए। मैं देख रहा हूँ साइकिक मीडियम बार बार इसका ये तोड़ो, वो तोड़ो, वो तोड़ो, इसका सब कुछ हटाओ, इसकी सारी कवच हटाओ, जितने भी इसके एंटिटीज है सबको बांधो। 11:30 बजे कनेक्ट हुए थे, 1:30 बजे तक वो कॉल चली है। 1:30 बजे जाके उस लड़की को पूरी तरीके से मुक्त करा गया। मुक्त करने के बाद क्या हुआ, जो साइकिक मीडियम थे वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ये हो गई है मुक्त, अब इनको जो जो मैं बता दूंगा वो सारी चीजें कर लेंगी। तो 1:30 बजे 1:30 बजे जो खत्म हुई उस कॉल पे, उसके बाद वो जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने पूरा अपनी तरफ से बताया, सुबह उठ के भगवती माँ का पाठ करना है, डेली आपको ये करना है, हनुमान चालीसा रिपीटेड पे रखनी है, जब आपकी ये पीरियड साइकिल आएगी तो आपको यहाँ ब्रेक लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो चीज एक्चुअल में आज तक मैंने देखी नहीं थी ना भाई, उस वीडियो कॉल पे मैंने सब कुछ देख लिया, एक एक करके सब कुछ। वो जो अब मेन मुद्दा आता है कि क्या वो लड़की सही हो गई, आज भी उस लड़की से मेरी बात होती है ना तो वो पता है क्या बोलती है कि अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे रूम में कोई एंटिटी घूम रही है। इस बात को पता नहीं, ये सीन शुरू हुआ था 2018-19 में, अभी तक ये 2025 आ गया, अभी तक आज तक मेरी बात होती है, पता क्या बोलती है कि मुझे पॉजिटिविटी तो फील होती है पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ नेगेटिविटी भी चल रही है। फिर दोबारा साइकिक मीडियम कनेक्ट हुए तो पता चला भाई इसके साथ दिक्कत यही नहीं है, इसके पुनर्जन्म से इसके साथ जिन चलता आ रहा है, ये जिनों के परिवार की ये लड़की है, तो वहां पर से भी जिन चल के आ रहे, ऊपर से डायन का हमला हुआ है। तो फिर बड़ी मुश्किल से उस लड़की को हम बचा के रिकवर करके लेके आए और आज भी उसे रिकवरी पे रखते हैं हम। उसका कभी भी कॉल आ जाता है हमारे पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जो चीज हुई थी 2024 में, ये सारा हंगामा हुआ था, वो बिल्कुल शांत हो गया है। उस लड़की को बिल्कुल उस चीज से निकाल दिया गया। लेकिन वो डायन कभी भी एक्टिव हो जाती है, जब उसका मन होता है ना कि अपनी कोई भी एंटिटी भेजनी है उस लड़की के ऊपर भेज देती है। वो तो थोड़ी बहुत शील्ड है जो बचा लेती है, लेकिन 2-3 चीजें हैं, उस लड़की का वेट नहीं बढ़ता, उस लड़की को हमेशा कमजोरी रहती है और वो कोशिश यही करती है कि मैं एक्टिव रहूं, लेकिन वो कभी एक्टिव रह नहीं पाती। जो पूजा पाठ उसे बचा रहा है, लेकिन मैंने ये लाइव देखा है और मैं ये ऑफ स्क्रीन आपको ना ये पूरी वीडियो कॉल दिखा सकता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं देखना है, सुन के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हैवी चीज है ये। मतलब तूने देख ली कैसे? 8:30 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक मैं जो ट्रॉमा में था ना उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे थोड़ी ना हो जाता, लेकिन वो जो चीजें सामने सामने हुई। नींद आ गई थी रात को? भाई नींद तो आ गई थी क्योंकि हमारा तो डेली का प्रोफेशन है, लेकिन उस लड़की के लिए मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि अगर अब 1:30 बजे के बाद कुछ हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, इसी उसमें लग जाता है ना कि फिर से फोन ना आ जाए, कहीं फिर से ऐसा कुछ पर ना आ जाए। एक्टिव थे मैं और जो साइकिक मीडियम थे दोनों एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि अब नहीं होगा, क्योंकि वो जो डायन थी उसी की शक्ति इतनी बर्बाद कर दी थी, बोल बोल के सारे कवच तोड़े गए। लेकिन भाई डायन अपनी शक्तियों को दोबारा एक्टिव करती है और बदला लेने जरूर आती है, और आज भी हमें उस दिन का वेट है जब कुछ ऐसा बड़ा होगा और हम पूरे तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि मतलब वीडियो कॉल पे भी ये सारी चीजें हो पाती हैं, सॉल्व हो पाती हैं। भाई मैं खुद नहीं था इतना कॉन्फिडेंट कि ये सारी चीजें इस तरीके को देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके को मतलब देखने को मिली मैं काफी सरप्राइजिंग था, मेरे को खुद बहुत अजीब लगा। और जो मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा था इसके साथ क्या बीत रही है जब वो बार बार बोलिए पिन चुभ रही है, पिन चुभ रही है, क्योंकि वो एक्चुअली में, हाँ मैं लास्ट में इस चीज को रिवील करता हूँ, जब ये चीज पूछी गई थी कि ये चीज कैसे हो रही है, तो वो जो जूनियर थी ना, जब ये लड़की नहीं थी वहां पे, उसके सारे हेयर कलेक्ट करके ले गई थी, उसके कपड़े वगैरह बहुत सारे ले गई थी, तो वहीं से वो सारी चीजें उनसे करवा रही थी। ये सब सुनने में ऐसा लगता है ये तो स्क्रिप्टिंग करके ले आते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं और ऐसा होता है। तो जब तक आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तब तक आप इन पावर्स में वो नहीं हो सकते। और
जैसा अब स्टोरी में हुआ, रिवेंज लेने का ही वो तरीका होता है कि आपको पता तक नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। और मैं तो भाई सच बताऊं, कोई मेरे से बोलता है ना स्क्रिप्ट, मैं कभी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करने वाला। जिसको बिलीव करना करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। जिसके ऊपर बीतती है प्रिंस भाई, आपको पता है उसके साथ क्या ही होता है। बिल्कुल है। मैंने क्यों एक एक बंदे का नाम नहीं लिया, सोनाली, शिवानी, कुछ भी क्यों मैं बोलता आ रहा हूँ सब्सक्राइबर, जूनियर, सीनियर, मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कोई भी इससे कनेक्ट कर सकता है, कहीं भी कनेक्ट कर सकता है कि किसी के साथ ऐसे पिन चुभने वाले इंसिडेंट होते हैं। भाई साफ सीधी सी बात है, मैंने अपनी आंखों देखी वो चीज देखी जो हमारा आंखों देखी है, और वही चीज मैंने उस तरीके से आपको बयां कर दी। लेकिन इसमें तो, इस केस में तो जैसे सर ने जो कहानी सुनाई पहली, वो उसमें ठीक है लालच थी एक चीज जिसपे रिवेंज लिया। यहाँ तो कुछ ऐसी चीज भी नहीं थी। बिल्कुल था ना। जूनियर जो थी उसका लगभग तो सब कुछ छीन ही गया। मौज मस्ती से जो भी वो लाइफ जी रही थी अपनी, उस लड़की के भरोसे, उसके सहारे, कि उसने बॉयफ्रेंड भी बना लिया, लग्जरी लाइफ भी मिल रही है, उसके पैसों पे सब कुछ चल रहा है। एकदम से जो उसने बोला, चाहे वो नशे में ही बोला हो दोस्तों को, लेकिन वो सारी चीजें जिस तरीके से सामने आ गई तो सब कुछ तो छीन ही गया। अब वो कभी कन्फ्रंट कर कहाँ पाएगी? और जिस तरीके से ब्लैक मैजिक करा वो भी पकड़ा गया। तभी की तभी थोड़ी ना हुआ, जब ब्लैक मैजिक पकड़ा गया तब थोड़ी ना हुआ ये सब कुछ। जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई तब हुआ ये सब कुछ, कि गलती से भी वो कनेक्शन ना निकल जाए कि जूनियर ने करवाया है। एकदम से जो पावरफुल तरीके से जो डायन का कनेक्शन निकला है। जैसे आप कह रहे हो कि रिवेंज की कोई सीमा नहीं और पता भी नहीं चलता कि रिवेंज लिया है, कैसे कैसे आपकी दुर्गति हो रही है, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, इन जैसे क्या होता है ना, क्या होता है, हम लोग चीजों को इग्नोर करते हैं इनिशियल स्टेज पर। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपको, जैसे हम लोग भी हैं, चलो मान लो हम स्टोरीज सुना, लेकिन हम एक तरह की अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को कि अगर आपको इनिशियल सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम में हैवीनेस है, आपको प्रेजेंस फील हो रही है, जबरदस्ती की नॉक्स हो रही हैं, आवाजें आ रही है, आप चीजें रख रहे हो, मिसप्लेस हो रही हैं, देयर इज अ साइन। मुझे नहीं पता जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो पूजा पाठ करती थी या नहीं करती थी, कितना वो था। तो अगर वो उस इनिशियल लेवल पे अगर आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो, चीजों पे ध्यान दो और सही लोगों से कनेक्ट कर लो, तो इस स्टेज तक बातें नहीं पहुंचती। देखो प्रिंस भाई, मैं वो स्टेट्स वगैरह का नाम नहीं खोल सकता, बट यहाँ पर क्या होता है ना, जिस स्टेट से वो थी वहां पे देवता आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपके देवता को, आपके पितरों को, कुल देवी देवताओं को अगर वचन में बांध दिया गया है तो आपकी मदद वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चीज ज्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी काफी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन सब चीजों पे कि स्टेट्स वगैरह बता दी जाए, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम बात कर रहे हैं आंखों देखी डायन के बारे में, दास्ते डायन। देखो, ह्यूमन के एक रेंज है हर इंसान की, उसके बाद तो आपको ऐसा नहीं है कि इन चीजों का क्योर नहीं होता, बट अब वो ये आपके पास क्या सोर्स है, क्या नहीं है, और कितना पावरफुल है और क्या नहीं। आपको तो पता ही है डीएनए कलेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है ब्लैक मैजिक में, और वही हुआ है इसमें पूरे में। कहते भी है ना इसलिए कि पुराने कपड़े अपने नहीं देने चाहिए किसी को। इन जनरल आप ऑब्जर्व करोगे, आपकी फैमिली में ये होगा, लेडीज की जनरल कॉम्ब करते हैं ना, कॉम्ब में बाल छोड़ देती हैं। आप देखो अब तो मार्केट में क्या चल रहा है, आप ऑब्जर्व करना कभी, 3 रुपए किलो पुराना कपड़ा दे दो, अगर आपने सुना है, लोग लालच में दे भी देते हैं। क्या उनका यूज नहीं हो सकता क्या? ये चीज फेक है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ये कितनी जल्दी वायरल हुई थी। एक इंसान ने बोला था कि सरोजनी नगर, जैसे हाँ सरोजनी नगर का वो, कि वहां पर सारे जो डेड पीपल होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, वहां पे कपड़े आते हैं। किसी ने तो दिमाग लगाया, बेशक वो फेक है, लेकिन किसी ने तो दिमाग लगाया कि वहां पे 50-50, 80-80 रुपए के कपड़े मिल रहे हैं। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कपड़े होते हैं लाजपत नगर, सरोजनी नगर में यूज कपड़े मिलते हैं, वो तो है ही। लेकिन जैसे कहते हैं, ये भी कहते हैं ना कि आपको जब पुराने कपड़े पहने हुए एकदम नहीं देने चाहिए, धो के दो, तो धो के आप ऑब्वियसली आप अपना सेंस पूरा मिटा रहे हो, या उसमें से स्मेल और अपना जो भी चीज है, स्मेल, बेसिकली स्मेल, आपके शरीर की स्मेल, आपकी चीज जो भी अंश है, आप सब मिटा के फिर दे रहे हो। मैं हिंदुइज्म का एक कल्चर बताता हूँ, जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं उसके कपड़े गंगा में विसर्जित किए जाते हैं, वहां पे दिए जाते हैं। सही बात है। कई बार ऐसा होता है जब आप वहां कपड़े लेके जाते हो ना, तो लोग खड़े होते हैं उन कपड़ों को लेने के लिए। कभी आपने इस तरीके से सोचा कि उनका भी यूज हो सकता है? बांट देते हैं कपड़े, जो गया है उस इंसान के कपड़े बांट देते हैं। क्या उसकी, हम जब नॉर्मली रियल इंसिडेंट कवर करते हैं तो वहां पे आता है उसकी आत्मा को सिद्ध कर लिया, तो क्या लोग उस चीज से अवेयर हैं कि ऐसी चीजें जो आप जाते हो विसर्जित करने के लिए, आप चीजें बांट देते हो? ये भी अवेयरनेस वाली बात है। अब लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो उनके ऊपर है।
मेरा इसमें थोड़ा पर्सपेक्ट अलग, वैसे बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट क्या हो ना फिर तो अपन मतलब दान वाला भी है। फिर देखो ऐसे तो क्या ना, जो अपने पास इंसिडेंट्स आते हैं जो होते हैं उसमें अगर आप हर एक चीज पे इतना सोचने लग गए तो आप जी नहीं पाओगे। तो समटाइम्स यू हैव टू बी कॉशियस ओनली। जैसे अक्षय ने कहानी सुनाई कि वो जो जूनियर थी उसने डायन को उसके कपड़े दे दिए, उसके बाल दे दिए सीनियर के, और डायन से उस लड़की को परेशान किया। तो बड़े सारे लोग डायन के थ्रू अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लोग अपने मतलब को निकालने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन पावर्स को यूज करते हैं। तो ऐसी एक कहानी है, यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था रिमी। तो ये गर्मी की छुट्टियां मनाना आप ये मान सकते हो, वेकेशन पे अपनी मौसी के घर गई थी। तो उनकी मौसी जो थी मतलब बहुत रिच लोग थे ये, इनको पूरा बड़ा मेंशन था, पूरा फार्म हाउस टाइप का बैंगलो था, और उसके आसपास मतलब घर नहीं थे, सेक्लूडेड सा थोड़ा वो। तो अभी मान लो कि अगला जो घर होगा उनके उस मेंशन से करीबन 300-350 मीटर दूर ही होगा, उससे ज्यादा पास कुछ भी नहीं था। तो इसकी मासी से बचपन से ही बहुत कनेक्टेड थी, बहुत अच्छे से प्यार से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसको रखा करती थी। तो वहां जाती है, अभी बहुत टाइम बाद जा रही थी वहां पे। पहले जब ये थी छोटी थी तो इसकी कजन सिस्टर थी, मतलब मासी की लड़की, तो उसके साथ खेला करती थी। फिर उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से अभी जा रही थी वहां पे। तो कितने साल की होगी रिमी? रिमी होगी करीबन आप मान के चलो 12-13 साल के। 12-13 साल। तो वहां पहुंची, वहां पहुंचती है तो देखती है कि इनकी जो मासी, उनके एक लड़का भी था। तो लड़का है, मौसा जी हैं। मौसा जी तो मोस्टली अपने काम में लगे रहते थे, और मौसा जी की मदर थी, मतलब जो इनकी मासी थी उनकी सास। तो उनकी जो सास थी वो पैरालाइज थी, व्हील चेयर के ऊपर ही रहती थी, बोल नहीं पाती थी, कुछ बोलना भी हो तो आंखों से इशारे वगैरह ऐसे किया करती थी। तो वहां पहुंची, सेटल हुई। अच्छा, इनका जो हॉल था, हॉल से एक बेसमेंट के लिए रास्ता था, गेट था, और उससे बेसमेंट में जाने का रास्ता था, पर बेसमेंट इन्होंने बंद किया हुआ था। तो 2-3 दिन उसको हुए थे, तो एक दिन वो खेल रही थी अपने मासी के लड़के के साथ ही, बॉल से कुछ वगैरह से। तो वो बॉल जो है वो उस बेसमेंट के गेट के पास चली गई। तो उसे ऐसा लगा कि जो बेसमेंट का गेट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। तो वो जाकर और उस बेसमेंट के गेट को चेक करने लगी, क्या है क्या नहीं है। तो उसकी मासी आई और उसको बोलती है, अरे तुम उधर मत जाओ, इधर आओ। तो थोड़ा घबराती बोलती, क्या हो गया मासी? तो तेरे नहीं बेटा, वो कहना तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, तो जो बेसमेंट है वो बहुत टाइम से बंद है, वहां से डस्ट वस्ट आ सकती है, इसलिए तुम उस बेसमेंट की तरफ मत जाया करो। और वहां वैसे भी कुछ नहीं है, फालतू पुराना सामान रखा हुआ है और तुमको वहां नहीं जाना है। तो बोलती अच्छा ठीक है। उसने ध्यान नहीं दिया, वो वहां से निकल गई। लेकिन जब वो बॉल उठा रही थी तब भी उसे ऐसा फील होता कि वो बेसमेंट खुद उसको बुला रहा है अपनी तरफ, उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, फिर उसने इस चीज को, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर वापस से वो, मतलब शायद उसी दिन की बात है, शाम को बैठ के टीवी वगैरह देख रही थी। तो टीवी जो वो देख रही थी, अच्छा इसका जो रूम था इसमें वो रुकी हुई थी, उस रूम की पोजीशनिंग ऐसी थी कि अगर इसके रूम का गेट खुलेगा तो सीधा वो बेसमेंट ही दिखता था, वहां से बेसमेंट का गेट दिखा करता था। तो वो टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते उसका ध्यान बार बार उस बेसमेंट के गेट की तरफ जा रहा था, कि जैसे कोई वहां पर खड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि उसको देखे बार बार। पहले तो इसे साइड की नजर देखती है 2-3 बार, फिर वापस से घूम के देखती है। तो उससे ऐसा रियलाइज, मतलब वो इतना एक अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, कि कोई है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उस रूम की तरफ। बट फिर भी क्योंकि उसकी मासी ने मना कर दिया था, तो वो इस चीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। रात की बात है, रात को वो सो रही थी, तो शायद उसके 1 या 2 दिन बाद की बात है। तो उसके एकदम से ऐसे आंख खुलती है, पता नहीं किस वजह से, कि क्यों वो पानी पीने के लिए उठती है, कुछ उठती है, तो अपने रूम का गेट खोलती है। तो अपने रूम का गेट खोलती है, तो गेट खुलते सामने उसको वो बेसमेंट का गेट दिखता, तो देखती कि उसकी मासी उस बेसमेंट का गेट खोल के खड़ी हुई है, और कुछ कुछ वहां पे पता नहीं बात कर रही है, क्या बोल रही है। वो देखती है, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो अपने चुपचाप गेट बंद करके वापस सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है तो देखती है कि उसकी मासी नहीं थी वहां पर, और जो बेसमेंट का गेट था वो खुला हुआ ही था। तो उसे लगता है कि यार देखती हूँ क्या है बेसमेंट में आखिर। तो वो जाती है बेसमेंट में उतरती, तो बेसमेंट में लाइट नहीं थी। हिम्मत वाली बात है, पर शायद उसको कोई अट्रैक्शन था जो उसको बुलाता था वहां पे। वो जाती है, बेसमेंट से नीचे उतरती है, और उतर के चारों तरफ देखती तो वहां पे मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने स्टोर रूम बना रखा था। प्रॉपर वहां सामान रखा हुआ था, सोफा था, टीवी था, बेड था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पे रहता हो। वो और नीचे उतरती है, नीचे उतर के हल्की सी लाइट वाइट जली हुई थी उसके अंदर, तो वो एक्सप्लोर करती है। तो उसको पूरी जगह को एक्सप्लोर करते करते सीढ़ी से उतर के वो एक 2 पोर्शन, सीढ़ी से उतरा, इधर वाले पोर्शन में सोफा टी सब थे, इधर थोड़ा खाली सा पोर्शन था। तो पहले वो इधर एक्सप्लोर करती है, उसके बाद वो इधर जाना शुरू करती है। तो जैसे ही वो इधर जाना शुरू करती है,
उसको ऐसा फील होता है उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, वो प्रेजेंस उसको फील हो रही थी। वो चारों तरफ देखते उसे कोई दिखाई नहीं देता है, फिर वो एक दो स्टेप आगे लेती कि तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है, और हंसने के बाद उसे आवाज आती है, आओ रिमी आओ, उसका नाम लेकर बोलती है कि आओ रिमी आओ खेलते हैं। तो डर जाती है बुरी तरह से, वो फिर से पीछे घूम के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसको बीच बीच में वो हंसने की आवाज आ रही थी कि कोई ना कोई हंस रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती उसकी नजर पड़ती है दीवार पे चेन्स बंधी हुई थी, और चेन्स के साथ उन्हें किसी को बांध के रखते हैं, ऐसे वो कफ्स होते हैं वो थे। उसने उन कफ्स के ऊपर ध्यान दिया तो उन कफ्स के ऊपर ब्लड स्टेन्स थे, और वो ब्लड सूखा हुआ था बिल्कुल उसके अंदर। तो उसने उनको टच किया तो जो खून की कपड़ी तो नीचे उतर के गिर गई। फिर उसने वहां से वो और आगे बढ़ती है तो उसका पैर टकराता है किसी चीज से, कटोरा सा था जिसमें कुछ खाना वाना रखते हैं। उसके पास में देखती तो फ्लोर के ऊपर स्क्रैचेस के निशान थे, जैसे किसी ने फ्लोर को स्क्रैच किया हुआ हो बुरी तरह से। वो देख के घबरा जाती कि चक्कर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस से उधर से घूम के वापस से ऊपर जाती है और अपने रूम में जाकर वो सो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से उसको मतलब वो आवाज बार बार आया करती थी कि आओ रिमी आओ, आओ रिमी आओ, खेलने की आवाज उसको आया करती थी। अब उसके माइंड में क्यूरियोसिटी तो आई चुकी थी, तो नेक्स्ट वापस से मौका देख के और अगली रात को उस बेसमेंट में जाती है। खुद से जाती है, कुछ बताया हाँ, नहीं उसने किसी को कि क्या नहीं हुआ नहीं है? नहीं, वो एक दिन एक्सप्लोर करके आ गई थी, उस दिन वो खुला हुआ था, और पता नहीं क्या उसकी माँ से उसको लॉक करना भूल गई थी या क्या था कि नेक्स्ट नाइट भी वो उसका जो रूम था या तो अपने आप खुला था या जो भी था जो उसकी कॉलिंग थी। तो वापस से वो चुपचाप रात को दबे पैर उस रूम में एक्सप्लोर करने जाती है, और क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वहां पर कुछ ना कुछ है। पता नहीं, मतलब मैं तो उसकी जगह तो मैं तो नहीं जाऊं, आप जाओगे? और पता नहीं कैसे इतने से बच्चों में इतनी हिम्मत आ जाती है। तो वो गई वापस से, वो एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी वापस उसे वही हंसने की आवाज आती है, उसे प्रॉपर फील होता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, और उस बार घूम के देखती है तो उसके पीछे उसकी वही कजिन सिस्टर खड़ी हुई थी जो मर चुकी थी। और उसको देखते वो बिल्कुल उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जो बिल्कुल आंखें सफेद हो रखी थी, और वो दोनों हाथ करके बोलती आओ रिमी आओ। इतना कहते उसके मुंह से चीख निकलती है, चीखती बहुत तेज चीख, सुनते उसकी मासी वगैरह सब भाग कर आते हैं, और वो देखते हैं कि बेसमेंट का गेट खुला हुआ। उसकी मासी भाग के नीचे जाती है, उसको उठा के बाहर लाती है, वो बेहोश पड़ी हुई थी वहां पे, उसके सिर पे भी लग गई थी। उसका फर्स्ट एड वगैरह करते हैं, उसको उठाते हैं। उसकी मासी बोलती है कि तुम वहां पे क्या लेने गए थे, तुमको मैंने मना किया हुआ है ना। तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती, बड़ी अजीब सी वो घबरा गई थी, मतलब शॉक के अंदर थी। अब उसकी मासी को लगा कि यार प्रॉब्लम है ये तो कुछ ना कुछ। तो उसने अपनी बहन को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे ना इसकी तबीयत खराब हो गई है और ये थोड़ा घबरा गई है, तुम इसको घर ले जाओ वापस से। तो अगले दिन रिमी के पापा आके उसको अपने घर वापस ले जाते हैं। उसकी बहन पूछती भी कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, पता नहीं कैसे ऐसे डर गई शायद किसी बात को लेकर, तो और कोई बात नहीं है ऐसी। ऐसा हुआ। अब रिमी पहुंच गई अपने घर पे, लेकिन वहां जाकर भी उसकी जो हालत थी वो ठीक नहीं हो रही। वो रात को उठ के चीखती चिल्लाती और बड़ी अजीब सी हरकतें करती, मतलब पूरे रूम के सामान को इधर उधर फेंक देना, और रात को उसका रौद्र रूप शुरू हो जाता था। अब उसके घर वालों को, फैमिली वालों को समझ में आया कि चक्कर क्या है ये। तो वहां जाके तो उसने मेरी बहन को फोन किया कि भाई क्या बात है, तुम्हारे घर से आने के बाद इसकी तबीयत ऐसे ऐसे खराब हो रही है, कुछ हुआ तो नहीं है? तो बोलती है नहीं नहीं दीदी कुछ भी नहीं हुआ, आप घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं, शायद ये किसी चीज से डर गई है। तो फोन कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन इसकी जो मासी थी वो इनके घर पहुंच जाती है, और घर जाने के बाद वो उनसे बोलती कि दीदी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। तो बोलती क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले ये ना जो रिमी जिस बेसमेंट में रहती थी, इसकी जो बेटी थी इनकी, बोले वहां पहुंच गई। बोलते वहां पर क्या है? उसने बताया कि बहुत बड़ा राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन इसको कुछ हो नहीं जाए इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो बोलती बताओ क्या बात है? तो बोलते जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी सास घर पे आई हुई थी। तो मेरी सास को ये था कि उनको बेटा चाहिए। तो वो बहुत खुश थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, पूरी प्रेगनेंसी उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मेरे साथ में रही। लेकिन अल्टीमेटली जब डिलीवरी हुई तो मेरी बेटी हो गई। तो उस बेटी को जो बहुत ज्यादा नाराज थी, और उसके दिमाग में ये था कि मेरे को तो बेटा चाहिए था, ये बेटी कैसे हो गई है। तो बड़ी वो कई बार मतलब उसका यूं था कि वो बिल्कुल भी उसको ध्यान रखती थी उनकी बेटी का, और सोचती कि बेटी तो मर जाए, मेरे को तो बेटा चाहिए। तो जब उनसे बातचीत हुई तो हमने दोबारा फिर प्लान किया एक और बेबी की, भाई जब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी कि भाई चलो एक और बेबी प्लान करते हैं। तो इस बार उन्होंने इंश्योर करना था कि बेटा ही होना चाहिए। तो एक्चुअली जो इनकी सास थी वो एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी, जगह से बिलोंग करती थी जहाँ पर ब्लैक मैजिक के बहुत रिचुअल्स होते हैं।
तो वहां पर जाकर उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया, उससे बात की और उससे कहा कि भाई मुझे बेटा चाहिए किसी भी कीमत पर। तो तांत्रिक तैयार हो गया, उसने कहा कि आप एक ऐसे प्रक्रिया कर लेना और उससे आपको बेटा हो जाएगा, पक्की बात है। तो उसने आकर वो प्रक्रिया की और उस प्रक्रिया को करने के बाद वो बिल्कुल इंश्योर्ड थी कि उनको बेटा ही होगा। अब होता क्या है, जो इनकी पहली बेटी थी, जब से ये इन्होंने कुछ प्रक्रिया की थी, उस बेटी के अंदर बड़े अजीब से चेंजेस आना शुरू हो गए थे। मतलब वो रात रात भर सोती नहीं थी, थोड़ी ऐसे ही गुमसुम सी घूमती रहती थी, ऐसे कोई वियर्ड बिहेवियर वो नहीं करती, नॉर्मल जिंदगी अपनी जी रही थी, बट रात को थोड़ा उसका ही रहता था। तो एक दिन की बात है कि ये जो इनकी मासी थी रिमी की, जो वो करीबन 4 या 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वो लड़की जो है, इनकी बेटी जो थे, वो आती है, वो आकर उसकी मदर के पेट पर हाथ लगाती है और एक अजीब सी थोड़ी सी क्रीपी सी स्माइल रखती है, चेक करती है। तो पहले तो सोचते कि ये इनका जो भी अगला बच्चा होने वाला, अपना भाई बहन जो भी होगा, उसको ऐसे प्यार से टच कर रही है, लेकिन उसका हाथ जो प्यार से पहले हाथ ऐसे फेर रही थी पेट पर, धीरे धीरे वो ऐसे चेक करने लगी दबा दबा के, और बहुत प्रेशर के साथ चीजों को चेक कर रही थी। तो उसने इतना ज्यादा प्रेशर डाला तो जिसकी मासी थी उसको थोड़ा शक हुआ कि अरे ऐसे कैसे चेक कर रही है। ऐसे 5 मिनट चेक करने के बाद तो चुपचाप वहां से उठती, एक बार लास्ट बार हाथ फेरती पेट पर और वहां से निकल जाती है। अब उस टाइम पर इनकी जो सास थी वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी, मतलब रिमी की मासी भी थी, उनकी सास भी थी और उनकी बेटी थी जो ये सब कर रही थी प्रोसेस। उसको देखकर इनकी सास को शक हुआ कि यार ये कुछ गलत चल रहा है। तो उनको ये लग गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने इनको बताया, इसकी मासी को, कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक तांत्रिक का सहारा लिया था और उससे वही तुमको बेटा होगा। अब जब ये बात आई तो उन्होंने किसी और से पता करवाया कि इनके पुजारी जी थे, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने आके इनको चेक किया तो आकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में तो जोखनी छोड़ी हुई है। तो जोखनी? जोखनी, हाँ। बोले जोखनी क्या होती है? बोले जोखनी तो एक बहुत खतरनाक डायन है जो कि जंगलों के अंदर रहती है, और तुमने उस तांत्रिक से अपने बेटे के लिए वो किया, लेकिन उसने उसका फायदा उठा लिया और उसने तुम्हारे घर में जोखनी छोड़ दी है। और जोखनी जो होती है ना, उसकी इतनी पावर होती है कि वो गर्भ से बच्चे को निकाल के ले जाती है। और तुम जो कह रहे हो ना कि वो चेक कर रही थी पेट को, वो ये चेक कर रही थी कि बच्चा पूरा बना है नहीं बना है। जब तक बच्चा पूरा नहीं बनता है तब तक वो उसको वहां से लेकर नहीं जाएगी, और खतरनाक है। तो बोले अब क्या करें? बोले करना कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी उसको, मतलब उनको बोले लड़की के अंदर उनकी पोजीशन जो है उनकी बेटी के अंदर ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को बेसमेंट में रखना शुरू कर दिया। अब वो उसको घर के बाहर नहीं आने देते। तो अब क्या होता, धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर था लड़की का, वो रात रात भर चिल्लाती थी, सामान फेंकती थी, जैसा रिमी करती थी सेम वैसा कैसा वो किया करती थी। और वो सामान फेंक रही इधर से उधर और चीजों को तोड़ती थी और बार बार कोशिश करती थी उनके रूम में घुसने की। बट अब उनको पता लग गया था तो उसको बिल्कुल सेपरेट रखा करते थे। तो फिर उसको बेसमेंट में रख दिया गया, उसके लिए सामान वामान रखा गया, पर वो वहां पर भी वही उत्पात मचाती थी। उसके बिहेवियर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको उनको बांध के रखना शुरू करना था। तो जो कफ्स मिले थे उसको, उनमें जो ब्लड था वो उसी लड़की का था। खाना भी उसको वहीं पर देते थे, रात रात भर फर्श के ऊपर अपने नाखूनों से छीलती रहती थी। और इस तरह से करते करते एक दिन उसकी मौत हो गई थी। पर ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, और इसीलिए वो उस बेसमेंट को बंद रखा करते थे। और रिमी जब उस बेसमेंट में गई तो उसका इंटरेक्शन उसकी सिस्टर से नहीं हुआ, बल्कि उस पावरफुल जोखनी से हो गया, जो अब उसने रिमी को पोजेस कर लिया था। अब जब उन्हें ये बात पता लगी तो पहले तो उन्होंने उसको बहुत सुनाया कि तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम लोग को ये सब छुपा कर रखने वाली बात होती है क्या, और तुमने उस बच्ची को अंदर जाने क्यों दिया। इधर इसके जो रिमी के फादर थे तो चढ़ गए उनके ऊपर कि तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जान खतरे में डाल दी है और तुमने पता नहीं क्या चीज लगा दी है, मैं इसका इलाज कहाँ ढूंढूंगा। फिर उन्होंने अपने हर तरफ से जितने भी उनके लिंक थे सब पता किए, पर कोई भी उसको नहीं निकाल पाया। अल्टीमेटली उनको ये समझ में आया कि पिछली बार जिन्होंने उसको उस बेसमेंट में बंद किया था, अच्छा उसकी मौत होने के बाद ना उन्होंने इस बेसमेंट को, उन पुजारी जी को बुलाकर उस बेसमेंट को बंद करवा दिया था। उन्होंने पूजा वगैरह करके उसको सील किया था और ये कहा था कि इसको किसी का इसके अंदर मत जाने देना। तो तब से वो बेसमेंट बंद था। उस दिन रिमी ही उस बेसमेंट के अंदर घुसी थी, और एक्चुअली जो उसने अपनी मौसी को घुसते हुए देखा था वो कभी गई नहीं उस बेसमेंट में। उस रात को गेट अपने आप खुला था और उसकी जो मौसी थी वहां पे वो मौसी थी ही नहीं। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट हुआ था, उसको लगा उसकी मेरी मौसी वहां पर गई है और गेट अपने आप खुला हुआ था। तो वही कॉलिंग थी उसको बुलाने की उसको। अब उनको वापस से बुलाया गया, उनको वापस से बुला के उनको बुलाया कि भाई ये हमारी बच्ची है, इसको आपको ही बचाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा, बुलाए नहीं गए, ये लोग उनके पास गए। तो जब ये लोग उनके पास गए तो वो पहले से बैठ के इनको देखते मुस्कुराते हैं, आ गए तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग जरूर आओगे। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता? बोले
जैसे वो जोखनी आजाद हुई मुझे पता लग गया था, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको हैंडल कर लूंगा इस बार। तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सीधे तो मिल गए। ये गए, इन्होंने वहां पर अपनी पूजा वगैरह की, महाकाल के कुछ काल भैरव के उन्होंने मंत्र वगैरह थे वो किए, और बड़ी आसानी से, मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स उन्होंने उस लड़की में से उस जोखनी को निकाल दिया। निकाला कैसे? उन्होंने पूजा वगैरह की, एक शीशी निकाली, एक शीशी को वहां पे रख दिया, तो अपने मंत्र वगैरह उन्होंने पढ़े 15-20 मिनट। अच्छा, उनका जो प्रोनाउंसिएशन था मंत्रों का और जो इंटेंसिटी थी, वो भाई साहब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और 15-20 मिनट तक वो नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ते हैं। आप और मैं मंत्र पढ़ेंगे ना, 2-5 मिनट में अपनी सांस फूल जाएगी। और जिस इंटेंसिटी से वो पढ़ रहे थे, आसपास के लोग थे, उनके खुद के सारी मतलब बॉडी के अंदर एनर्जीज फ्लो कर रही है, ऐसा लग रहा था। 15-20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी पोटली में से एक शीशी निकाली, उस शीशी को रख दिया, और उनकी आंखों के सामने मतलब रिमी बेहोश हो गई, और जो शीशी भी खाली पड़ी थी उसके अंदर एक काला सा धुआं सा भर गया, उसके अंदर मतलब ब्लैक शैडो सी क्रिएट हो गई। उसको रखा, वापस अपनी पोटली के अंदर रख लिया और बोला कि आपकी बेटी अब ठीक है, उस जोखनी को मैंने कंट्रोल कर लिया है, मतलब अपनी कैद में ले लिया है, अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके जो फादर थे रिमी के, बोलते कि यार ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब कभी हमने इतने लोगों से पूछा, सब बोले कि तो बहुत ताकतवर है, मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप किसी और के पास जाओ। जितनों से उन्होंने पूछा सबने उनको मना कर दिया, और ये आदमी ने 15 मिनट में सब कुछ कर दिया। तो होता ना, कई बार आदमी को शक होता है कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, ये आपने 15-20 मिनट में इसको कंट्रोल कर लिया, तो कोई तैयारी नहीं होता इससे फाइट करने के लिए। बोलता है कि आपको काल भैरव की शक्ति पे शक है क्या? तो बोलते नहीं, मुझे शक नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप में इतनी शक्ति है तो आपने पिछली बार इसको छोड़ क्यों दिया था? उन्होंने बोला कि पिछली बार की जो बात है करीबन आज से 5 से 7 साल पहले की बात है। उस टाइम जब मैं इसका इलाज करने आया था तो मुझे नहीं पता था कि इतनी शक्तिशाली होगी, और तब मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं थी। जब मेरा इससे सामना हुआ तो मुझे पता लग गया था कि मैं इसे जीत तो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसका टेम्पररी इलाज करके उसको वहां पर बंद कर दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि मेरे को इसके बारे में, मेरे पास इसको कंट्रोल करने की शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। तब से लेकर आज तक मैं इसी चीज में लगा हूं कि कैसे जोखनी को कंट्रोल किया जाता है, क्या विद्या मुझे सीखनी पड़ेगी, और इस पूरे वाक्य से पहले तक मैंने वो सारी शक्तियां सीख ली थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि किस दिन वो कमरा खुलेगा और वो बाहर आएगी, उसके बाद ही, क्योंकि मैं जाके खुद से वो नहीं कर सकता था। जब तक वो शांत बैठी है। जैसे मुझे पता लगा, जिस दिन वो बाहर निकली मुझे पता लग गया था, और मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे। मैं अपनी पूरी तैयारी में था, इसीलिए 15 मिनट के अंदर मैंने इसको पकड़ के तुम्हारी बेटी को मुक्त करवा दिया। तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे 2 घंटे तक ढोंग रचता और उसके बाद सारे काम करता। तब जाके उनकी बात पे विश्वास हुआ। प्रेमी को फिर होश आया, वो ठीक थी, उससे पूछा गया, उसने बताया कैसे वो बेसमेंट में गई थी, क्या क्या उसे दिखा था। तो जो सारा खेल था, वो जो उसकी सांस पैरालाइज हो रखी थी, उसका कारण भी यही था, क्योंकि वो सौदा करके उसको लेकर आई थी। जो सेकंड अटैक उसने किया उसकी सांस के ऊपर किया था। वो आज भी वैसे की वैसी स्टेट में है, उन चीजों को झेल रही है। तो बहुत पावरफुल ये एंटिटी होती है, और हर कोई इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। कुछ स्पेशल विद्याएं आनी चाहिए, तब जाके आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने इस कहानी में देखा कि जो लड़की थी उनकी, उन्हें वो तो सास ने देख लिया कि कुछ अजीब सा कर रही है पेट के ऊपर, वरना आमतौर पे पता नहीं चलता, साथ ही रह रहे होते हैं और पता नहीं चलता कि डायन है कोई या क्या चल रहा है। वो बच्ची भी छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी भाई, 9 या 10 साल की एज उसकी रही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। पेट पे वो हाथ फेर रही तो, लेकिन उसका जो तरीका था ना, शी वाज लाइक कि चेक कर रही थी कि कहाँ तक कितना डेवलप हुआ है वो बच्चा, कब मैं इसको अपने साथ ले आ सकती हूँ। तो अगर वो सास उस टाइम पे नहीं ऑब्जर्व करती इस चीज को, तो हो सकता है कि बच्चा कभी इस दुनिया में नहीं आता। सही बात है, मतलब पता ही नहीं चलता कि डायन साथ में रह रही होती है और कोई आइडिया भी नहीं लगता। बस एक रियल इंसिडेंट मेरे पास भी है ऐसा, और ये 2017 में हुआ था। हमारा एक सब्सक्राइबर है सहज सलूजा, उन्होंने भेजा था, उनके बड़े भाई के दोस्त के साथ ये हुआ था। तो जो बड़े भाई के दोस्त थे उनके पिताजी नहीं थे, तो इनके ऊपर काफी जो जिम्मेवारी थी वो थी। बिलो पॉवर्टी लाइन से ये लोग बिलोंग करते थे, और ऐसा था कि भाई सब कुछ बड़े भाई को ही करना है। तो जो सब्सक्राइबर के बड़े भाई है उनके दोस्त के साथ ये हुआ था, और चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे, काफी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में एक जॉब मिलती है इन्हें। जब ये आते हैं तो चलो एक खुशी का माहौल ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो 20-22 हजार थी, और इन्हें 25 से 30 हजार की सैलरी मिल गई थी। सैलरी मिलने के बाद ये सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन करते हैं और बताते हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे एक अच्छा पैकेज मिल गया, तो अब हमारे घर की जितनी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं से पापा देख रहे हैं, उन्होंने वो आशीर्वाद रखा है, इनके पापा थे नहीं। तो
अब इनकी मम्मी बोलती है कि बेटा फिर अब क्या करना है? तो ये बोलता है कि मम्मी मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि मैं चंडीगढ़ से दिल्ली अप डाउन कैसे करूंगा। तो बोलती है ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डेली 4-4 5-5 घंटे जाना आना ये तो खैर पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये अपने जो सब्सक्राइबर के जो थे रिलेटिव मान सकते हैं एक तरीके से, सूरज नाम रख देते हैं, कि सूरज उस कंपनी में जाते हैं और एचआर को बोलते हैं कि सर इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये लोग रह कैसे रहे हैं, मतलब आप लोग फ्लैट्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो साफ मना कर देते कि हमारी तरफ से आपको सिर्फ जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, हो सकता है एक टाइम का मील मिल जाए, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए कि हमारी तरफ से आपको फ्लैट अलॉट होंगे। बट आप एक काम कीजिए, जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं मोहल्ले में पता करते हैं, आप भी पता करो, क्या पता आपको कोई ना कोई फ्लैट मिल जाए। तो ये और पूछते हैं कि यहाँ पे अगर इजीली फ्लैट मुझे चाहिए हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एचआर बताते हैं कि देखो भाई, हर जगह का सीन यही होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, प्रॉपर्टी डीलर आपको कमीशन लेगा, फिर वो फ्लैट दे देगा। तो जो सूरज की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन थी यार मेरे को कोई ऐसा फ्लैट मिल जाए जहां पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, फुली फर्निश्ड मिल जाए, सेमी फर्निश्ड मिल जाए। अब ये चक्कर काटना शुरू करते हैं, 3 से 4 घंटे ये लोकेशन में दिल्ली में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसे कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं मिलती। रियल एस्टेट वालों की नजर बहुत तेज होती है, वो देख लेते हैं लड़का फ्लैट देख रहा है, तो वो बस इसी इंतजार में होते हैं कि थक हार के कब हमारे पास आएगा और हम कब फ्लैट दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ क्या होता है, जब शाम हो रही होती है, 6:30-7 बजते हैं, तो ये एक फ्लैट के सामने जाते हैं जो मुश्किल से 1-2 मंजिल का रहा होगा, और उस फ्लैट पे लिखा हुआ था जो टूलेट वगैरह होते हैं कि टॉयलेट ये लोग हायर कर रहे हैं ऑल। तो ये क्या करता है, नंबर देखते तो नंबर की विजिबिलिटी ज्यादा दिखती नहीं है कि मैं कॉल किसको मिलाऊं, मैं नॉक करके पूछ लेता हूँ। जब ये नॉक करता है तो देखते हैं कि इसकी उम्र 24-25 साल है, और अंदर से एक लड़की आती है जिसकी उम्र 28 से 30 साल रही होगी। तो वो लड़की दिखने में अच्छी थी। तो इन्होंने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे मुझे रूम चाहिए था। तो बोलती है कि भाई तू बिल्कुल सही जगह आ गया, और मैं खुद इसे 20,000 रुपए में रेंट कर रही हूँ इस फ्लैट को, तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर एक पोर्शन मेरे पास है, दूसरा पोर्शन तू ले लियो, 10,000 मैं दे दूंगी, 10,000 तू दे दियो। तो ये खुश हो जाता है, बोलता है एक बार मुझे दिखा दो। देखने पे इसे तो खुशी होती है कि भाई मुझे सेमी फर्निश्ड जो है फ्लैट मिल गया। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरे को कुछ बर्तन वगैरह लेके आने हैं, कुछ कपड़े तो मेरे पास है ही बैग भर के, मेरे को सिर्फ यहाँ पे सेटल हो जाना है। तो ये दीदी से बोलता है कि दीदी मैं कब से रह सकता हूँ। तो वो बोलती है कि देखो आप जब कैश दे दोगे वहीं से आप जो है अपना सेटल डाउन हो जाओ। तो ये सोचता है यार मैं क्या घर जाऊं फिर वापिस आऊं, 1-2 दिन में मेरी ज्वाइनिंग भी है, तो मैं एक काम करता हूँ रह ही लेता हूँ। तो ये पैसे देता है और मम्मी को फोन करता है जाके घर में कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे फ्लैट ले लिया, और देखो मेरा बजट जो था 6,000 तक का था, लेकिन मुझे फ्लैट बहुत अच्छा लगा तो मैंने 10,000 रुपए का ले लिया। तो मम्मी बोलती है कि तू तो है ही बेशरम, अपनी डिमांड्स के चक्कर में तू हमारी चीजें पूरी मत होने दियो। 25,000 है, 10,000 ये दे देगा, फिर 5-6 हजार तेरा खर्चा होगा, 2-3 हजार तेरा आने जाने का होगा। तो ये फिर भी कन्विंस कर लेता अपनी मम्मी को। तो मम्मी बोलती है कि चल एक काम कर, वीडियो कॉल करके दिखा मुझे फ्लैट कैसा है। तो ये वीडियो कॉल करता है, तो छोटा भाई उठा के देता है, मम्मी को ज्यादा फोन चलाना आता नहीं था इनकी। तो जब ये फोन उठाते तो दिखाते देखो मम्मी ये मेरे सामने देखो, ये वाला जो है कबर्ड यहाँ पे ऐसे है, ये पहले से ही लगा हुआ है, और ये मशीन है, ये भी दीदी की मशीन है, और एकदम से घुमा के दिखाते सेल्फी कैमरा में ये दीदी है। तो इनकी मम्मी देखती है कि भाई सब कुछ तो दिख रहा है पर दीदी नहीं दिख रही है। उस टाइम पे जैसे एक कैमरा पे दिखाते हैं दीदी है, तो इसकी मम्मी बोलती है अच्छा सुन तू इतने काम कर, गेट पे कोई आया है, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करती हूँ फोन पे। तो जैसे ये कॉल कट करते हैं तो दीदी वहां पे बैठी होती है, बोलती है कि मम्मी ने देख लिया। तो बोलता है कि दीदी हाँ देख लिया मम्मी ने, और मम्मी तो ऐसी है 5 मिनट बात करती है, 2 मिनट बात करती है, ज्यादा इनको समझ में आता नहीं, मतलब की चीजें इन्होंने देख ली, उसके बाद तो क्या ही है। तो चलो दीदी मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ। ये दीदी अपने रूम में चली जाती है। इनकी मम्मी का फोन आता है दोबारा अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट बाद कि बेटा मुझे एक बात बता कि तू इस लड़की से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रखने वाला ना। तो बोलता है मम्मी मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे क्या मतलब, मुझे तो अपना रेंट पे करना है। तो इनकी मम्मी उस टाइम पर भी क्लियरली नहीं बोलती, ये बोलती कि देख बेटा हमारे यहाँ पे ना लड़कियों की बहुत इज्जत होती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखियो, और कोशिश करियो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखे, अपना खाना खा रह जो भी है, और जैसे जैसे मैं कॉल करूंगी तो मुझे सारे अपडेट तेरे से चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगले दिन से इनकी ज्वाइनिंग थी। वो इन्हें पहले तो होल्ड मिला हुआ था कि अगर आप घर जाके सामान लेके आओगे तो 2-3 दिन से बाद में कर लेना, अगर आप सेटल डाउन हो जाते हो तो कल से आ जाओ, क्यों सैलरी मरवा रहे हो अपनी 1-2 दिन की भी। तो ये सुबह उठता है और ऑफिस चला जाता है। तो ऑफिस में इनकी मम्मी कॉल करती है, बोलती है कि क्या रहा,
तो ये बताते हैं कि मम्मी बड़ा अजीब सा वाक्या हुआ कि जब मैं सुबह ऑफिस के लिए एकदम से उठा तो वो दीदी मेरे सामने खड़ी थी, उन्होंने बिना पूछे मेरे कमरे के अंदर एंट्री ले ली। तो मैंने भी उसको ये बोल के टाल दिया कि वाह दीदी कितना अच्छा शैम्पू लगाया आपने, कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है, अब मैं रेडी होकर ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो वो जो दीदी थी वो बात बहुत कम करती थी इनसे। अब इसको पता तो था नहीं एक्चुअली में चल क्या रहा है। मम्मी भी नहीं बता रही थी ये क्या है। मम्मी नहीं बता सकती थी क्योंकि मम्मी ऑलरेडी किसी से कंसल्ट कर रही थी इस बारे में। और वो जो कंसल्टेशन था मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगा कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो मम्मी बोलती कि बेटा देखो एक काम करना, आज शाम को तुम्हारा क्या है, कुछ है प्लान? तो ये बताता है कि मम्मी आज तो ऐसा है कि सुबह सुबह दीदी मेरे को बोल रही थी कि शाम को हम एक फंक्शन में जाएंगे। अब इसकी मम्मी परेशान हो जाती कि यार ये किसके साथ रह रहा है, जो फीमेल एंटिटी दिख भी नहीं रही, कौन है कौन नहीं है। तो इसकी मम्मी बैकग्राउंड में एक पंडित जी से बात कर रही थी और उन पंडित ने बता दिया था कि आपके लड़के के साथ एक डायन रह रही है उस घर के अंदर, और वो घर भी एक छलावा है। ये घर है नहीं है, खंडर है, आपके लड़के को अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सीधा मम्मी को जो पंडित जी थे वो बता देते आपके लड़के को आज ये मार देगी जान से। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गई थी बात। सीधा बोल दिया कि ये बस किसी भी टाइम आपके लड़के को खत्म कर देगी, तो अपने लड़के को सब कुछ पहले से पता करके रखना कि हम उस डायन की नजरों से बचा के आपके लड़के को वापस लेके आएंगे। तो इसकी मम्मी से फोन करती है कि बेटा क्या सीन है आज का, बताते हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को दीदी के साथ एक शादी में जाना है। तो बोलती है इसकी मम्मी की एक काम करियो, घर में घुसने से पहले मुझे फोन करियो और फिर मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा खाना वाना तू कैसे करेगा, बात घुमा देती है कि अब तो बाहर खाना पड़ेगा तो तू दीदी के साथ मत खाइयो, बाहर खा लियो, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि किसी और के ऊपर बोझ बनने वाली चीज है वो हो। फिर ये पंडित जी से बात करती हैं तो पंडित जी बताते कि भाई ऐसा है, अगर वो किसी जगह लेके जा रही है दैट मीन्स वो शिकार करने वाली है। तो अपने बेटे को बोलना जिस भी शादी या फंक्शन में वो जाएगा वहां पर से आते टाइम वो उन दीदी के साथ ना आए, और वहां पे से आते टाइम हनुमान चालीसा का प्रयोग करे, हनुमान चालीसा का प्रयोग करे और कोशिश करे कि उन दीदी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, और आप उससे कॉल पे कनेक्ट रहना जैसे ही वो शादी में पहुंचेगा। भाई शाम होती है तो इसकी मम्मी ने बोला था जब तू घर पे जाएगा तो कॉल करियो, इसके दिमाग से वो बात निकल गई। 7:30 बजे घर में घुसता है, फिर इसे याद आता है कि यार शिट मैंने मम्मी को कॉल नहीं करा, ऑफिस से निकलने से पहले मुझे कॉल करना था। तो अपनी मम्मी को फोन करते हैं तो मम्मी बोलती कि तू बहुत बड़ा नालायक है, मैं तेरे को कुछ भी बोलूंगी वो तेरे को समझ में नहीं आएगा, अब तू जा फंक्शन में, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से देख के जाइयो कि रात का टाइम है, मीठा तू पक्का खाएगा, तो वैसी कोई चीज ना हो जाए, तो मैं तेरे को कॉल करूंगी, तू पक्का मुझे कॉल करियो जब भी तू फ्री होगा, हम बात करेंगे और मैं तेरे को बताऊंगी, मैं कॉल पे कनेक्टेड रहूंगी जब तक तू घर नहीं पहुंच जाएगा। और ऐसी जगह से जब आते हैं तो बस इस चीज का ध्यान रखियो कि वो जो दीदी उन्होंने बाल ना खोल रखे हो, फ्रेग्रेंस ना लगा रखी हो। तो तू एक काम करियो, अगर ऐसा कुछ होता है तो दीदी से डिस्टेंस मेंटेन करके चलियो और हनुमान चालीसा फिर हम साथ में पढ़ते चलेंगे। अब ये लड़का पहुंचता है शादी में, ये देखता है यार दिल्ली की क्या शानदार मतलब शादी है। अपनी मम्मी को फोन करता है, मम्मी वीडियो कॉल पे दिखाता है, मम्मी देखो कितने सारे पकवान हैं, दूल्हा दुल्हन है और इतने सारे रिलेटिव है। और इसकी मम्मी देख रही होती है खाली एक पार्क में घूम रहा है। अच्छा, हाँ, वहां पर कुछ भी नहीं है, घास वास भी नहीं कटी हुई, ये नॉर्मली वहां पे जा रहा है। जो लोग नहीं दिख रहे हो और भैया कैसे हो आप, मैं दीदी के साथ आया हूँ, दीदी देखो, कुछ भी नहीं है उस पार्क में, सब ब्लैंक है, पता नहीं कहाँ किस बंजर सी जमीन के ऊपर घूमने लग रहा है और इसे सब दिख रहा है छलावा। इस भाई ने वहां पे खाना भी खाया, इस भाई ने वहां हाथ भी मिलाया, ये दूल्हा दुल्हन से भी मिलके आया। और जब निकलने वाले थे तो इसने अपनी मम्मी को फोन करा कि मम्मी देख रहे हो यहाँ की शादी कितनी शानदार होती है, कितना पैसा खर्च करा जाते हैं यहाँ पे। तो इसकी मम्मी बोलती है पहले मुझे ये बता कि उस दीदी ने बाल वाल तो नहीं खोल रखे? तो बोलते हैं हाँ बाल तो खोले दीदी ने। बोली महक तो नहीं आ रही? दीदी ने बहुत परफ्यूम लगा रखा है। तो इसकी मम्मी बोलती है काम कर थोड़ा पीछे आ और मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ चल। अब इनकी मम्मी के दिमाग में ये था कि कहीं भी अकेला मौका मिला या कोई भी जगह ऐसी मिली तो इसका काम तमाम हो जाएगा। ये अपने पूरी डायन की नगरी में से घुमा के लेके आ गई। वो कौन सी एंटिटीज थी क्या थी कुछ नहीं पता, बस इस टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब ये माँ और बेटा दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो दीदी थोड़ी आगे चल रही थी, तो एकदम से इसके लेसिस वगैरह खुलते हैं। ये बोलते हैं एक सेकंड मम्मी रुकना, लेसिस बांधते हैं, ऊपर देखते तो इसकी मम्मी बोलती है दीदी कहाँ गई? बोलता पता नहीं शायद दीदी जल्दी निकल गई होंगी आगे। तो इसकी मम्मी पूछती है रास्ता कैसा है? तो बोलता मम्मी जिस हिसाब की शादी थी रास्ता तो बड़ा अजीब है, बड़ा सुनसान सा रास्ता है। तो इसकी मम्मी भाई डर जाती है, बोलती है काम कर तू थोड़ा जल्दी जल्दी चलना शुरू कर, तू दीदी पहुंच गई, तू नहीं पहुंचा, जल्दी पहुंच। वहां पे पहुंचता है। अब इसकी मम्मी से बोलते देख बेटा
मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना उस औरत के साथ मतलब लड़की के साथ रहना नहीं चाहिए, तू चेंज कर ले, ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारे परिवार में शोभा नहीं देता, कल को कोई तेरे पे इल्जाम लग जाए, कुछ नाम आ जाए। तो पंडित जी बार बार इन्हें ये बताते आ रहे थे कि हमें इसे चुपचाप ही निकालना है, अगर उस डायन को कहीं से कहीं तक खबर लग गई कि भाई पता चल गया तो आपका लड़का खत्म हो जाएगा। ये लड़का बड़ी मुश्किल से सोता है, अंदाजा तो ऐसा होता ही नहीं इसके साथ हो क्या रहा है। जब ये सुबह उठता है तो ये देखता है इसकी बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान है, इसके अलग अलग जगह पे, और हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे दांत गड़ा हुआ है या फिर कुछ पिन गड़ी हुई है। तो सुबह जब इसकी मम्मी का फोन आता है तो इसकी मम्मी पूछती है, बेटा तू ऑफिस नहीं गया? बोला मम्मी देखना एक बार वीडियो कॉल पे दिखाते हैं कि देखना अजीब अजीब से निशान हो रहे हैं, ऐसे पता नहीं रात को कोई बिच्छू काट गया, कोई बिल्ली नोच गई। तो इसकी मम्मी फिर दोबारा परेशान हो जाती कि बेटा एक काम कर, सबसे पहले तो तू ऑफिस जा, छोड़ मत ऑफिस को, और फिर मैं तुझे बताती हूँ। तो जब ये पंडित जी से बात करती है इनकी मम्मी, तो पंडित जी बोलते हैं भाई रात को अटेम्प्ट करा गया है, लेकिन जिस तरीके से हम अपना कवच बना के चल रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो आपका लड़का बच रहा है, लेकिन मान के चलो किसी भी दिन इसकी मौत हो सकती है। ये पंडित जी बोलते हैं कि जितना मुझे लग रहा है आज रात को ना ये इसका सारा खून पी जाएगी। तो डायन के अंदर ये शक्ति भी होती है, जो थोड़ी पावरफुल डायंस होती है, कि अगर वो पैर को लिक करती है तो वहां से खून पीना शुरू कर देती है। ये एक प्रकार की पावर बोल सकते हैं। और पंडित जी को जितना लग रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो मम्मी बोलती है कि जैसे ही बेटा तू घर जाएगा ना, एक बार मेरे से बात करियो और मैं डॉक्टर से पता करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब ये ऑफिस से घर वापस आता है तो मम्मी बोलती है कि वो फटाफट से कॉल उठा, जितना जल्दी हो सकता है, भाई से मैसेज ड्रॉप करवाती है। तो ये कॉल उठाते, क्या हुआ मम्मी? तो बोलती है डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, फटाफट से अपना हाथ दिखा, जहाँ पे डॉट लगा हुआ था वहां डॉट लगा हुआ था, वहां पे बोलती है इसको खोल फटाफट बैंडेज को, और जितनी जल्दी हो सके प्रेस करके खून निकाल, दिखा मेरे को ब्लैक ब्लड तो नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन हो गया है। उसकी ड्रॉप दिखा। तो ड्रॉप दिखाते तो उसकी एक ड्रॉप जमीन पे गिरती है। अब ये भी पंडित जी ने ही बताया था कि आज खून पीने वाली है, तो खून का कुछ हिस्सा उसको डायन को आपको देना पड़ेगा बलि के रूप में, अगर हमें दिन बढ़ानी है तो। अब ये दिन बढ़ा रहे, और अगर हमने, पंडित जी ने ये भी बोला था, अगर हमने ये चीज बता दिया कि तू एक डायन के साथ रह रहा है, उसी टाइम आपका लड़का खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायन की पूरी पूरी नजर है। अगर आप ये सोच रहे हो ऑफिस से बुला लोगे तो वो डायन चल के पीछे पीछे आ जाएगी। तो इसे हमें कैसे भी निकालना है, और इस हिसाब से निकालना है कि डायन को आपके बेटे की जगह हम किसी चीज की बलि दे दें। तो जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप गिरता है ना, तो ये लड़का चिल्लाने लगता है, मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कौन सा डॉक्टर चेक करते हैं? इसकी मम्मी बोलती है काम कर फटाफट से ना, जाके तू इसे साफ कर दे। ये जाता है वॉशरूम में, वहां से एक पोछा उठाता है, वापिस आता है, तब तक देखते हैं दीदी नीचे बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं, और वो जो ड्रॉप था ब्लड का वो गायब हो चुका है। तो ये दीदी को बोलता है, अरे दीदी चलो आपने साफ कर दिया, मेरे को मम्मी बोल रही थी साफ करने के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ था आपको पता है? वो उस ब्लड ड्रॉप को चाट गई थी। ये होने के बाद जो सब्सक्राइबर था उसको उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है कि कल का क्या दिन है? तो बोलता है मम्मी सैटरडे संडे है, कल परसों तो छुट्टी है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि एक काम करना, कल मैं तेरे को बताऊंगी कुछ चीजें ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूजा पाठ करने की जरूरत है। तो एक काम करेंगे, जो जो चीजें बताऊंगी वो लेके आना, और सुबह मैं ना किसी को भेज भी रही हूँ तेरे पास, तो मैं कॉल करके बताऊंगी, वो सामान भी तू भिजवा देना। थोड़ा सा ना हमारे घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं और रिश्तेदारों को भी बुला रखा है। अब इसका ध्यान इन सब चीजों पर बिल्कुल नहीं जा रहा होता जो चीजें आसपास चल रही होती है। तो अगले दिन वो जो पंडित जी थे उन्होंने अपने एक चेले को भेज दिया था पंजाब से दिल्ली। वो सुबह निकला, दोपहर तक पहुंचा। तो इनकी मम्मी ने बोला बेटा एक काम करना, जितना भी तेरे कपड़े वगैरह है ना जो धुले नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सारे ही कपड़े धुले नहीं थे, बोला कि जितने भी कपड़े हैं उनको पकड़ा देना और पकड़ा के तुम दे दो, वो धुलवा वुलवा के मैं कल तक तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। तो भी इसके दिमाग में यही चीज आ रही है, यार ये कपड़े तो मैं भी धो सकता हूँ, क्यों मैं मम्मी को दूं? तो इसकी मम्मी बोलती है कि मतलब तेरे पापा नहीं है तो तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, मेरी तो क्यों सुनेगा तू, अब तो तू बड़ा हो गया है। वही ब्लैकमेल कर करके बोलते कि 2 बजे दोपहर में वो जो आने वाला है गुरुजी का चेला, उसे तू कपड़े वपड़े दे दियो। अब इसके दिमाग में होता है कि मम्मी तो बताएगी नहीं, लेकिन उस चेले से मैं सब कुछ पूछ लूंगा। भाई ये कपड़े सारा सामान लेके जाता है, जो जो इसके बिलोंगिंग्स थे वहां पर, कि जूते धुलवा ले, सॉक्स वॉक्स धुलवा ले, ये वहां पे लेके जाता है। तो वहां पे चेला खड़ा था, एक कोई परचून की दुकान थी राजवीर की। वहां पर जाने के बाद ये बोलता है भाई मेरे को सच सच बताओ चल क्या रहा है? वो इंसान क्या करता है, सारा सामान लपेटता है, पोटली में बांधता है, पीछे टांगता है, बोलता है अपनी मम्मी से पूछ लेना, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे ही भेज रखा। और वो बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। अब इनकी मम्मी का फोन आता है कि ऐसा है, पूजा वूजा की बात चल रही है, और सारे बोल रहे हैं कि कितना टाइम हो गया उसको गए हुए, पूरा हफ्ता हो गया, उसे बुलाओ घर पे, सैटरडे संडे की छुट्टी है, वो वहां पे करेगा क्या?
तो इनकी मम्मी बोलती है काम कर, पूजा के लिए ना कुछ सामान ले ले, एक काम कर उधर से लौंग, इलायची, राई के दाने और एक कोकोनट वगैरह उठा ले, ऐसे ऐसे। तो इसके दिमाग में थोड़ा सा होता है यार मम्मी क्या करवा रही है मुझसे, कि बार बार ऐसी ऐसी चीजें, जो भी 2-3 दिन से चीजें चल रही है बड़ी अजीब सी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी मम्मी फिर वही कि जितना बोला उतना कर लेना, अगर रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि तेरे हाथों सामान मंगवाना है तो तेरे लिए तो पूजा हो रही है, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए पूजा हो रही है, तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। ये बोलता है ठीक है। तो इसकी मम्मी बोलती है काम करियो, सारा सामान जब ले लेना तो हम तेरे लिए कैब बुक कर देंगे, कैब में बैठ के फटाफट तू घर आ जा, देख सारे रिलेटिव पीछे से बोल रहे हैं। तो उधर बोल तो कोई नहीं रहा होता, तो बोलते कि कौन बोल रहे हैं, अबे वो बोलते कि सारे खाना खाएंगे और तेरे से एक एक करके बात करेंगे, कैब वहां आ रही है, कैब पकड़ और फटाफट से, कैब आ रही है, कैब फटाफट से पकड़ के अपने वापिस आ जाइयो। तो बोलते हैं ठीक है। ये वहां से जो भी सामान होता है पूजा पाठ का उठा लेता है अपने पास। अब जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो इसकी मम्मी बोलती है कि फोन करके घर आ गया, बोलता है हाँ मम्मी आ गया, लेकिन आपका रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं आज निकलूंगा, मैं शाम को आऊंगा, एक दिन रुक के फिर मेरे को कल शाम को निकलना पड़ेगा, तो मैं क्या ऑफिस में क्या बोलूंगा अगर मैं लेट हो गया तो। मम्मी बोलती है कि तेरे को तेरे पापा की सौगंध है, जितना बोल रही उतना कर ले, मैं रिलेटिव्स के सामने नाक नहीं कटवा सकती, वैसे ही हमें बहुत कम लोग पूछते हैं तेरे पापा के जाने के बाद। तो एक काम कर, ये रिलेटिव्स हैं, ये बोल रहे कि चिकन खाना है, तो चंडीगढ़ वाले तो लोग खाते हैं चिकन वगैरह, पंजाब चंडीगढ़ के जो लोग होते हैं, तो एक काम कर 1 किलो चिकन लेके आ जाए। ये बोलता है अभी आपने मेरे से पूजा का सामान मंगवाया है, अभी आप मेरे को बोलो चिकन लेके आ। तो बोलते एक काम कर, तो दीदी तो रह ही रही है ना तेरी वहां पे, उन्हें तो पता ही होगा आसपास कहाँ चिकन मिल रहा है। तो ये पीछे मुड़ के देखता है, दीदी इसकी वहीं खड़ी होती है। मम्मी बोलते है काम कर, इनसे बोल दे 1-2 किलो चिकन लेके आ जाएंगे आसपास से। तो ये बोलता है मम्मी दीदी बहुत जिद कर रही है, आप चिकन ले आओ ना, चिकन बनना है। तो उस फीमेल के भी दिमाग में नहीं होता क्या क्या चल रहा है इनका पूरा प्रोसेस। ये जाती है 3 गली छोड़ के, इसकी मम्मी बोलती है ध्यान से सुन, ये जितना भी सामान है यहीं की यहीं छोड़ दे, जितना भी है चौतरे पे खोल दे इसको, और जितनी जल्दी हो सके कैब में बैठ और सीधा घर आ जाए। ये यहाँ से बोलता है आप क्या बात कर रहे हो। बोलते तुझे तेरे पापा की सौगंध, तुझे मेरी सौगंध, जिस लड़की के साथ तू रह रहा है वो लड़की नहीं है, डायन है। अब इस बात को जैसे ही ये बंदे को पता चलता है, सूरज को इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे अप्रोक्सीमेटली प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है कि ये चल क्या रहा भाई, डायन क्या होती है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसकी मम्मी बोलती है तेरे पास गिनती के 3 मिनट है, अगर तू अभी नहीं निकला तो ये मान ले आज तू मरेगा, और मैं तुझे खो नहीं सकती, क्योंकि तेरे पापा के अलावा हमारे पास तू ही है, और तेरा छोटा भाई भी जानता है। पीछे से छोटा भाई जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, हमने भी वीडियो कॉल पे देखा, कोई नहीं दिखता, भैया आप आ जाओ। ये बंदा सामान वहां बिखेरता है, बाहर निकलता है। इसे बस इतना याद था कि इसने अपनी दीदी से चिकन मंगवाया था जो घर के बाहर है। ये बंदा कैब में बैठता है, पीछे मुड़ के देखता है, वो दीदी घर के अंदर थी, हाथ में एक पन्नी थी जिसमें पूरा खून लगा हुआ था। वो चिकन को, पूरे फ्लैश को इसके सामने रगड़ रगड़ के खा रही थी, सामान को देख रही थी, बिखेर रही थी, और जो चिल्ला के एकदम से पड़ती है। ये बंदा कैब से सीधा घर पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते इसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो पंडित जी पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा रहा, डायन के साथ रह के आया तू। तो तभी पंडित जी को एहसास होता है कि डायन ने इसे अभी छोड़ा नहीं है। वहां पर जो चेले थे पंडित जी, वो बोलते भाई उसकी प्रेजेंस अभी भी यही है, एक काम करो फटाफट से सामग्री लेके आओ, जितनी जल्दी हो सकता है सामग्री लेके आते। तब तक वो जो लड़का था सूरज, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। वो अलग तरीके से, जैसे होता है ना पोजेशन टाइप की, मतलब लेटे लेटे बहुत दिमाग खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कि मम्मी बेचैनी हो रही है, मम्मी बेचैनी हो रही है यार, सांस नहीं आ रही मम्मी सांस नहीं आ रही, क्या करूं। वो पंडित जी बोलते हैं कि जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है थालियां लगाओ, पूरा सामग्री का हवन क्रिएट करते हैं। और जब वहां पे हवन सामग्री शुरू होती है तब उस घर में औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है। कहाँ से ये नहीं मालूम। कम से कम 1-2 घंटे वहां पे हवन चलता है, जहां पर वो जो सूरज था लिटरली इस तरीके से चिल्ला रहा था जैसे उसके ऊपर कोई मारण प्रयोग हो रहा है। पूरे 1 घंटे तक ये वहां पर पूरी प्रोसेस चलता रहा, जहां पे सामग्री बार बार उसमें हवन में डाली गई। 1 घंटे बाद ये लड़का अपने होश में आता है, जहां पर ये बताता है कि मुझे एक एक चीज दिख रही थी जो वीडियो कॉल पे ना तो इसकी मम्मी को दिख रही थी, ना इसके भाई को दिख रही थी। इस लड़के को स्टेबल होने में 4 साल लग गए। 4 साल ये सारी चीजें भुलाने में। अब सोचो 2017 या 2019 में समथिंग हुआ था, कितना टाइम लगा होगा इस बंदे को बाहर आने में। और आज भी ये चीज कही जाती है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, ऐसी जगहों पे डायन लोगों के बीच में रहती है। और इसी तरीके से रहती है कि
अगर वो इंसान मतलब जो सूरज अगर कभी सोचता भी है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं किस खंडर में रह रहा हूँ, कौन सी शादी मैंने अटेंड की, किसके साथ में रह रहा था। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल आता है कि माँ ने अपने बच्चे को किस तरीके से मौत के मुंह से बाहर निकाला। सही बात है। बिलीव करना कितना जरूरी है अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो। हाँ, ये कैसी माया की दुनिया है। आपको पता है मध्य प्रदेश में आज भी, मैंने ये सुना था 2011 में अपने कजन से, कि मध्य प्रदेश में आज भी ऐसा एक पुल है जहां पे आप गाड़ी को लेके जाओगे ना, आपको लगेगा सामने कि आप किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी सीधा नहर में जाएगी वहां अच्छा। पे। यस, वहां पर क्या हुआ था, दुल्हन पहली बार जब गाड़ी में जा रही थी तो वहां पर कोई डायन गुजरी थी या चुड़ैल गुजरी थी। वो इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करती है कि उसे वो जो सुहाग वाली औरत होती है, जो नया एक पूरा जोड़ा होता है, औरत जब वहां से गुजरती है, कोई शादीशुदा औरत वहां से गुजरती है, तो वो गाड़ी जो है कभी भी उस ब्रिज पे नहीं जाती। ज्यादातर वहां एक्सीडेंट इसी हिसाब से होते हैं। मैंने सुना था 2011 में। अब मेरे पास वो रियल इंसिडेंट आ रहे कि मध्य प्रदेश में भाई ऐसा एक पुल था जहां पर हमारे रिलेटिव के साथ ऐसी चीज हुई, या आज भी ये चीज है मध्य प्रदेश में। तो डायन के छलावे से बच के रहें, और अगर आपको डायन की कोई ऐसी कहानी पता है तो हमें जरूर भेजें, कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच प्रिंस सर। ऐसे ही पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रहेगा होपफुली। तो ऑडियंस को बोल देते हैं एक बार कि ऐसे ही देखते रहें और अपने मतलब डिमांड्स बताएं कमेंट्स में। कमेंट सेक्शन को भर दे और ये बता दे कि और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर इस तरह के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट चाहिए। जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही अगर आपको डायन की कहानियां पसंद है तो स्टार प्लस का नया शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम बिल्कुल भी मिस मत करना।